हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लेक्चर नंबर 1 में। देखा जाए तो अपना रे ऑप्टिक्स का जो लेक्चर नंबर 23 है, ये रे ऑप्टिक्स का फर्स्ट पार्ट खत्म हो चुका है, कंप्लीट। इसमें रे ऑप्टिक्स पूरा हो चुका है, इसमें लेंस, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन सब हो चुके हैं। इसी से आगे हम लोग पढ़ते क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो आप चाहो तो उसको इसमें जोड़ सकते हो या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को अलग से भी कंसिडर कर सकते हो। तो बेटा मेरी बात को ध्यान से आप समझिएगा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या चीजें होनी है उस बात को समझिएगा। सबसे पहली बात क्या है कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है क्या सर। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है ना, वो हमारे जीवन में हर तरफ होते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम लोग कहीं मतलब जहां पे भी देखते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमें नजर आ सकते हैं। कैसे? आपके फोन का सेल्फी कैमरा, दैट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। आपके फोन का बैक कैमरा, वो भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। आप जिस तरीके से सर को देख रहे हो, जिस इंस्ट्रूमेंट के कारण सर को देख रहे हो, दैट इज कैमरा, ये भी अपने आप में एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। कोई भी डीएसएलआर हो गया, कोई भी डिजिटल कैमरा हो गया, पुराने रील वाले कैमरा हो गए, या फिर जो अपने कैम कोडर्स हो गए, प्रोफेशनल कैमरे हो गए, और महंगा कैमरा हो गया, ऑल आर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ कैमरा ही ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, नहीं, उसमें कई सारे और भी इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं। जस्ट लाइक कि जैसे कैमरा के अंदर हम लोग बात करें तो लेंस लगता है, तो लेंस अपने आप में एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। अब उसमें डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के लेंस होते हैं, तो ठीक है, एक तो यही पार्ट हो गया। उसके अलावा भी कई और प्रकार के लेंस हमारे जीवन में काम आते हैं। जैसे एक लेंस ये होता है कि जैसे अभी आप लोग बायो के स्टूडेंट हो, तो बायो के स्टूडेंट्स के लिए क्या काम आता है, बायो के स्टूडेंट्स के लिए काम आता है क्या, मेडिकल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको उनको सबसे जरूरत किस चीज़ की पड़ती है कि वो छोटे छोटे से ऑर्गेनिजम्स है उनको देख पाए। तो उनको कैसे देख पाएंगे वो लोग? उनको देखने के लिए उन लोगों को ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए जो नेकेड आइज से जिनको देखना पॉसिबल नहीं हो। तो इसीलिए वो लोग माइक्रोस्कोप्स का यूज करते हैं, जिसमें भी दो प्रकार के माइक्रोस्कोप हम लोग पढ़ते हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, एक सिंपल माइक्रोस्कोप, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उसके अलावा जैसे मान लीजिए कि आप में से कुछ लोग अगर मान लीजिए इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और इंजीनियरिंग करने वाले हैं, आने वाले टाइम में मैथ्स अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों के लिए हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप लोग एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स की तरफ जाएं, या इस तरह की बातें अगर आप लोग करें कि आप लोगों को स्पेस और जो एस्ट्रोनॉमी है इसके बारे में अगर आपको इंटरेस्ट आने लगे, तो समझ रहे हो ना, स्पेस इंजीनियरिंग के अंदर, तो फिर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाएगी, वो हो जाएगा कि दूर की चीज़ों को आप लोग आसानी से देख पाओ। कहाँ बैठ के? अपने घर पे बैठ के, अपने घर की छत पे बैठ के, या आस पड़ोस की छत पे बैठ के। क्या क्या देखने वाली चीज़ें होंगी दूर की ये नहीं कि तुम यहाँ बैठे हो और तुम लोगों को पाकिस्तान में देखना है, नहीं। दूर ये भी नहीं कि इतना दूर नहीं सर यहाँ बैठे हुए हैं जयपुर में देखना है, नहीं। मैं बात कर रहा हूँ तुम यहाँ बैठे हो, तुमको चांद को देखना है। कौन सा वाला चांद? असली वाला चांद। गेटिंग माय पॉइंट? तुम यहाँ बैठे हुए हो, तुम लोगों को किसको देखना है? मार्स को देखना है। तुम लोगों को किसको देखना है? वीनस को देखना है, शुक्र ग्रह को, मंगल ग्रह को, और इवन सैटर्न को आपको देखना है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स को आपको देखना है सोलर सिस्टम के अंदर। अब आप कहो कि मैं तो घर में बैठे बैठे सन को देख लूंगा, नहीं बेटा, ऐसी गलतियां नहीं करते, वरना आप देखने लायक नहीं बचोगे, ठीक है। तो उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें होती है जिसको हम लोग देख सकते हैं स्पेस के अंदर। अब मैं सबके नाम आपको लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, बस आप समझ रहे होंगे, आपको फील आ रही होगी कि हाँ, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी हो सकते हैं जिनके द्वारा हम लोग दुनिया में अनेक अनेक चीज़ों को देख सकते हैं। उनको बोलते हैं टेलीस्कोप। तो बेटा टेलीस्कोप भी कई लोगों ने बनाए, गैलीलियो ने बनाए, रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप भी होते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कई प्रकार के टेलीस्कोप इस दुनिया में बने हैं। उनमें से कुछ दो चार हम लोग पढ़ेंगे। तो जो टेलीस्कोप हम लोग पढ़ेंगे वो भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो बेसिकली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे सिलेबस का पार्ट क्या क्या है? एक तो माइक्रोस्कोप हो गया, एक टेलीस्कोप हो गया, जो मेजर पार्ट है। उसके बाद तीसरा जो मेजर इंस्ट्रूमेंट होता है ऑप्टिकल, वो तीसरा मेजर नहीं, अगर देखा जाए तो वो दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है। उसके बिना दुनिया के सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत ही बेकार है। बहुत बेकार नहीं, बिना किसी काम के हैं। क्यों काम के नहीं है? क्योंकि उसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा आप दुनिया के किसी भी पिक्चर को देखते हो, किसी भी कैमरे का इस्तेमाल करते हो, किसी भी कैमरे का इस्तेमाल होता है, और वो इंस्ट्रूमेंट है भगवान के द्वारा दी गई आपकी दो आंखें, वो भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। वो अलग बात है कि वो आर्टिफिशियल नहीं है, वो नेचुरल है, हम लोगों को गिफ्टेड मिलती है, भगवान हमें बना के देता है। वो जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, दैट इज आइज, तो वो अपने आप में बहुत ज़बरदस्त और बहुत पावरफुल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। उसकी इंजीनियरिंग बाकी सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के इंजीनियरिंग के सामने बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा यूनिक है, और बहुत स्ट्रॉन्ग भी है। गेटिंग माय पॉइंट?
तो हम लोग बात करेंगे अब यहाँ पे ह्यूमन आई के बारे में बात करेंगे। अब उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में भी कई बार ढंग से केयर नहीं करी जाए, ढंग से ध्यान नहीं रखा जाए, या जेनेटिकली प्रॉब्लम हो कुछ ना कुछ किसी ना किसी कारण से, और या फिर आज का जो एनवायरनमेंट है, खान पान है, उसके कारण उसमें जो आइज़ है उसके अंदर भी कई प्रकार की प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो उनको हम छोटे छोटे डिफेक्ट्स बोलते हैं। ये डिफेक्ट हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। डिफरेंट तरह के डिफेक्ट्स होते हैं, वो डिफेक्ट हमें पढ़ना है, ह्यूमन आई में पढ़ना है। उसके अलावा जो हम आर्टिफिशियल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में टेलीस्कोप पढ़ना है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप वगैरह पढ़ना है। तो ये मेजर पार्ट है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। अब बात यह है, मैंने आपको बताया कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है कि भैया वो सारे ही इंस्ट्रूमेंट किसी ना किसी पर्पस के लिए होते हैं, और वो सारे पर्पस तभी फुलफिल हो सकते हैं जब ह्यूमन के पास आइज हो। अगर ह्यूमन किसी भी इंसान के पास दुनिया में आइज ही नहीं होती तो दुनिया में किसी भी कैमरे का कोई महत्व नहीं होता। गेटिंग माय पॉइंट। लोग फिर कैमरे की तरफ जाते ही नहीं, लोग फिर फिल्म्स की तरफ जाते ही नहीं। क्यों? क्योंकि आंखें ही नहीं, तो देखेगा क्या आदमी। सही बात है ना। तो आंखें हैं लोगों के पास में, उसी का नतीजा है कि लोग फिल्म्स बना रहे हैं, उसी का नतीजा है कि हम लोग यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स बना रहे हैं, उसी का नतीजा है कि आप लोग पढ़ पा रहे हो, और उसी का नतीजा है कि आप लोग इस खूबसूरत दुनिया को देख पा रहे हो। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा ये सारी बातें यहाँ पे हुई है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर। तो बेसिकली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, हाँ भाई। तो अब मैं आपके सामने बात करूंगा एक एक करके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की। बेटा उससे पहले मैं आपको कुछ फिनोमिना है जो समझाना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ, फील कराना चाहता हूँ। तो आई डोंट थिंक कि ये आपको ऐसे ही पढ़ के कहीं से फील हो जाएगा, इसको आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, आप समझिए इस बात को ध्यान से। बेटा ये बहुत प्रैक्टिकल सी चीज़ है जो मैंने खुद फील करी, इसलिए आपको समझाना चाहता हूँ, है ना। इसमें ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं बुक्स में बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में पढ़ा हो, बस फील करी, जो पढ़ा उसको देख के फील किया, दिमाग में सोचा कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए, और सोचा तो फिर और लगा कि हाँ भाई बात तो सही है। इस प्रकार की चीज़ें इसी प्रकार से इसको अपने समझ में आ जाना चाहिए, और ऐसे ही हम लोग बच्चों को समझा सकते हैं। तो बात क्या है, जैसे ये चौक है, अब इस चौक की साइज क्या है। जैसे हम लोगों ने अब तक रे ऑप्टिक्स में पढ़ा है मैग्निफिकेशन। तो बेटा रे ऑप्टिक्स का जो मैग्निफिकेशन है वहां बेसिकली बात किस चीज की होती है, वहां बेसिकली बात होती है किस चीज की, बात होती है वहां पे हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की। गेटिंग माय पॉइंट कि इमेज की हाइट कितनी थी और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी हो गई, उससे हम लोग मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सा चीज समझाता हूं जो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है कि भैया इसकी समथिंग लेंथ थी, हाइट थी मतलब। अब मैंने इसको यहां से देखा, तो क्या ये जो चौक है, क्या ये मेरे लिए बहुत बड़ी चौक है? बड़ी चौक है, छोटी चौक है? सर वैसे छोटी है, पर कम से कम दिख तो रही है। अबे सही है ना, कम से कम मेरे को दिख तो रही है ये चौक है। गेटिंग माय पॉइंट। अब मैं आपको कहूं कि मेरे लिए इस चौक को बिना चेंज करे मेरे लिए छोटा कर दो, इससे बिना कोई इसके फिजिकल अपीयरेंस में चेंज करे इसको छोटा कर दो। तो कैसे करोगे छोटा? भाई ये चौक मुझे छोटी कब लगेगी? दिमाग लगाओ बेटा, ये एक्सपेरिमेंट एक तरह समझ लीजिए, आप बुद्धि चलाइए। ये चौक मुझे छोटी कब लगेगी? कब लगेगी ये चौक मुझे छोटी? जब ये चौक मुझसे दूर रखी होगी। सोच के देखो कि अगर इस चौक को मैं अपने आप से बहुत दूर ले जाऊं, बहुत दूर ले जाऊं, बहुत दूर ले जाऊं, तो ये चौक मुझे बहुत छोटी दिखाई देगी। सोचो एक छोटा सा बच्चा है, छोटा सा तो नहीं है, नॉर्मल सा बच्चा है, 11वीं क्लास का, नर्सरी में पढ़ता है, और आप हॉस्टल की 4th फ्लोर से खड़े होकर उस बच्चे को देखते हो जो कि नर्सरी के 11th क्लास में पढ़ता है। ठीक है, उसकी हाइट समथिंग 5 फीट 5.5 फीट मान लीजिए, ऐसे कुछ हाइट है उसकी। तो जब वो आपके सामने खड़ा होगा तो 5.5 फीट का आदमी आपको क्या इतना सा दिखाई देगा? नहीं सर। अच्छा खासा बड़ा दिखाई देगा? हाँ सर। अब सही बात है ना। मान लीजिए कि जैसे हमने बात करी किसकी, बच्चे की बात करें,
तो बच्चा जो है हम लोगों को 5.5 फीट का बच्चा जो है अगर सामने लाके खड़ा कर दिया जाए, बिल्कुल यही रख दिया जाए उसको, तो क्या वो मुझे छोटा से दिखाई देगा? नहीं सर। अच्छा खासा बड़ा दिखाई देगा? हाँ सर। अब ऐसा तो नहीं है ना उसको देख के बोलेंगे बस इतना सा है तू, अबे सही है ना, तो क्या इतना सा तो दिखाई नहीं देगा अपने को, वो अपने को बड़ा दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? बड़ा। सोच अगर तुम लोग 4th फ्लोर पे बैठे हो या 5th फ्लोर पे बैठे हो, वैसे भी यहाँ पे बहुत हॉस्टल्स हैं, अगर तुम लोग 5th फ्लोर पे बैठे हो, 5th फ्लोर पे, वहां की बालकनी से उस 5.5 फीट के बच्चे को जो कि रोड पे बहुत दूर था उसको देख रहे हो ऐसे कर करके, है ना, जब तुम उसको देख रहे होंगे तो तुम्हें वो क्या बहुत बड़ा दिखाई देगा कि बहुत छोटा दिखाई देगा? दिमाग लगाओ भैया, कैसा दिखाई देगा? बहुत छोटा। सोच अगर तुम्हें बाई चांस कोई उठा के यहाँ से बुर्ज खलीफा लेके चला जाए और उसके तुम्हें अच्छे खासे फ्लोर पे रख दिया जाए, अराउंड मान लीजिए कि तुम्हें उस पर रख दिया जाए 36th फ्लोर पे या फिर 5th फ्लोर पे। अब तुम 45वें फ्लोर पे बैठ के, है ना, किसको देख रहे हो? 45वें फ्लोर पे बैठ के तुम देख रहे हो किसी बच्चे को, 5.5 फीट वाले को, चलो हटाओ 5.5 पे, तुम किसी अरब वाले व्यक्ति को देख, अरब के आदमी को देख रहे हो जिसकी हाइट और अच्छी है, 6 फीट हाइट है, तो तुम वहां से 6 फीट के आदमी को ऊपर से देख रहे हो, तो क्या तुम्हें वो 6 फीट जैसा दिखाई देगा? अबे तुम क्या बोलोगे? भाई सबके सब बच्चे दिखते हैं वहां से, इतने से आदमी दिखते हैं, इतने से। गेटिंग माई पॉइंट? तो 45th फ्लोर पे अगर तुम बैठे होंगे तो तुम्हें सारे के सारे व्यक्ति जो 6-6 फीट के हैं रोड पे घूमते हुए हो सकता है कि दिख ही नहीं रहे हो कुछ, तो इट मे बी पॉसिबल। मैं 45th फ्लोर पे जाके मैंने लोगों को नहीं देखा है, ठीक है, अगर आप कभी जाओ 45th फ्लोर पे तो वहां जाके जरूर देखना कि तुम्हें कैसे दिखाई देते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? बुर्ज खलीफा के अगर मैं जाऊंगा तो मैं जाके तुम्हें जरूर बताऊंगा कि कैसे दिखते हैं, उसके लिए आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ दे जाइएगा, मैं बता दूंगा आपको फोन करके कैसे दिखते हैं। बेटा ठीक है, ये तो मजाक वाली बात हो गई। बात अपन और आगे स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब सर कि किसी की पर्टिकुलर व्यक्ति की हाइट जो हमें दिखाई दे रही है वो एक्चुअली सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि उसकी हाइट क्या है, वो इस बात पर भी निर्भर करती है कि वो रखा कहां पर है, वो बैठा कहां पर है, वो है नहीं है कौन, इससे मतलब नहीं है, वो कहां रखा हुआ है इस चीज से मतलब है। जैसे हवाई जहाज में तुम बैठे हुए हो भाई साहब, तुम किसी सिटी को अगर मान लीजिए, अगर तुम किसी की सिटी को देखते हो थोड़ी सी, जैसे मान लीजिए तुम दुबई देख रहे हो, अब दुबई कहां से देख रहे हो तुम लोग? बुर्ज खलीफा के एकदम टॉप फ्लोर पे बैठे हो, वहीं पे आकर बालकनी में बैठे हो, चाय वाय पी रहे हो, हवा चल रही है, पकड़ के बैठे हुए हो किसी पिलर विलर को, बहुत तेज हवा चल रही है वहां पे। अब तुम पूरा दुबई देख रहे हो, तुम्हें अच्छा खासा बड़ा दिखाई देगा, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बड़ा मतलब बड़ा दिखाई देगा, तुम्हें वहां से पूरा दुबई दिखाई देगा। बट अगर मान लीजिए कि तुम लोग फ्लाइट ले लिए हो, स्काई डाइविंग करने के लिए जा रहे हो और तुम्हारी फ्लाइट अच्छी खासी हाइट पे पहुंच चुकी है, वहां से जो तुम्हें दुबई दिखाई देगा वो बहुत ही छोटा दिखाई देगा। मतलब बेसिकली बात यह है कि डिस्टेंस बढ़ने पर बड़े बड़े शहर भी छोटे हो जाते हैं। तो सर इसका मतलब हमें किसी बॉडी को, उसकी इमेज को बड़ा नहीं करना, हमें कुछ ऐसा करना है कि वो हमारे आंखों के अनुसार बड़ी हो जाए। समझ रहे हो ना मेरी बात? सोच के देखो, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। जैसे तुम 45th फ्लोर पे खड़े हुए हो और एक यहाँ बच्चा नीचे बैठा हुआ है 5.5 फीट का, और अगर तुम लोगों ने ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट बना लिया इससे उसकी हाइट जो है वो 4 गुना हो गई, तो 5.5 फीट से तुम्हें 22 फीट का दिखाई देगा, लेकिन 45th फ्लोर से तो आज भी वो तुम्हें छोटा ही दिखाई देगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो तुम्हें बेसिकली करना क्या है? तुम्हें बेसिकली 2 चीजें करनी है। एक तो वो तुम्हें पास में अपीयर हो अपने से, एक बड़ा अपीयर हो। अगर पास में अपीयर नहीं होता, दूर भी अपीयर होता है तो भी चलेगा, पर कम से कम बड़ा अपीयर हो। आई मेरी बात समझ में? उसकी हाइट बड़ी या नहीं बड़ी इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तुम्हें किस चीज से मतलब है? तुम्हारी आंखों के अनुसार उसकी कितनी बड़ी इमेज बन रही है। तो बेटा यहां पे एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं देसी भाषा में एंगुलर मैग्निफिकेशन। कौन सा मैग्निफिकेशन? एंगुलर मैग्निफिकेशन। मैं आपको इसका हल्का सा और समझाता हूं। ये ह्यूमन आई है ना, ये ह्यूमन आई है बेटा। यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, दिस इज द ऑब्जेक्ट। ये ह्यूमन आई है और यहां पे क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो कितनी है? जैसे मेरी बात समझिएगा, ऐसे हाइट है इस ऑब्जेक्ट की, तो बेटा यहां से एक रे गिरी और रेटिना पे जो एंगल फॉर्म करेगा, आई मेरी बात समझ, रेटिना पे जो एंगल फॉर्म करेगा उसके हिसाब से इमेज की
इमेज की साइज डिफाइंड होगी। सोच के देख कि इसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं उठा के बहुत ही दूर रख दूं, सेम हाइट का ऑब्जेक्ट है, बहुत दूर रख दिया गया है इस ऑब्जेक्ट को, आज मोटा नहीं हुआ है, मोटा बन गया है गलती से, ऐसा नहीं कि दूर चला गया तो मोटा हो गया। हाँ भैया, ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रख दिया गया है, तो इस केस में मैं कहूंगा कि भैया जो इसकी जो इमेज बनेगी वो इमेज रेटिना पे कितना एंगल बनाएगी, बहुत ही छोटा। तो बेटा भले ही वो सेम साइज का ऑब्जेक्ट था, लेकिन दूर जाने पर उसकी जो इमेज है, उसकी जो साइज है अकॉर्डिंग टू दिस आई, ये ह्यूमन आई है, इस आंख के अनुसार उस ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो छोटी हो गई है। हमारा मकसद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में ऑब्जेक्ट की साइज बड़ा नहीं करना, इमेज की साइज बड़ी नहीं करनी, इमेज की साइज आंख के अनुसार बड़ी करनी है। गेटिंग माय पॉइंट? इसीलिए यहां पे हल्का सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट आता है, एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन मतलब ऑब्जेक्ट की, मैं ऐसे बात कर सकता हूं कि इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, दिस इज थीटा डैश बाय थीटा। सर थीटा डैश क्या था? इमेज की हाइट कितनी, सॉरी इमेज कितना एंगल बना, जो इमेज बनी फाइनली वो कितना एंगल बना रही है आंख पर, और थीटा ऑब्जेक्ट एक्चुअल में कितना एंगल बना रहा था आंख पे, दैट इज एंगुलर मैग्निफिकेशन। गेटिंग माय पॉइंट? बेसिकली तुमको ये बात समझ में आ रही है कि एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? हाइट, सॉरी एंगल फॉर्म्ड बाय द इमेज ऑन आई, ऑन ह्यूमन आई डिवाइड बाय एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन ह्यूमन आई। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा इस प्रकार से हम लोग इसको एंगुलर मैग्निफिकेशन को लिखते हैं। तो दिस इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन, जिसके बारे में मैं बहुत डिटेल में और इस चैप्टर में मैं इसी के बारे में बातें करूंगा आप लोगों के सामने। लेकिन सबसे पहले आप इस बात को समझिए, और जो मैंने आपको कहानी समझाई ये भी कि ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, उनकी हाइट हमारे अकॉर्डिंग किसी की बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है, वो डिपेंड करता है कि वो हमसे दूर बैठे हैं या हमसे पास में है। तो मतलब सिर्फ ऑब्जेक्ट की हाइट पे ही निर्भर नहीं करता, ये ऑब्जेक्ट की हाइट और डिस्टेंस पर भी निर्भर करता है कि डिस्टेंस कितनी दूर है। गेटिंग माय पॉइंट? पक्का? तो बेटा अब मैं यहां से थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा, तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी से, फिर मैं यहां से आगे बढ़ता हूं फटाफट से। हाँ जी, तो बेटा आगे बढ़ने से पहले, एंगुलर मैग्निफिकेशन, सिंपल माइक्रोस्कोप, इन सब की बातें करने से पहले मैं आप छोटी सी यहाँ पे बात करना चाहूँगा, जो ह्यूमन आई होती है उसके ऊपर मैं छोटी सी बात करना चाहूँगा। तो भैया ये ह्यूमन आई है ना, तो ह्यूमन आई पे जैसे दो प्रकार से इमेज फॉर्म हो सकती है, मतलब कई प्रकार से हो सकती है, पर दो प्रकार की मैं स्टेट आपको समझाऊंगा। पहली है कि मान लीजिए जो इमेज थी, ऑब्जेक्ट जो था, मान लीजिए वो कहीं पर बहुत दूर रखा था, बहुत दूर, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, बहुत दूर इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ था और इमेज यहाँ पे रेटिना पे फॉर्म हो गई। गेटिंग माय पॉइंट? तो इमेज रेटिना पे फॉर्म हो गई, ये बहुत दूर ऐसे रखा हुआ था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। इस केस में अगर मैं बात करूं, तो इस केस में हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई जो ऑब्जेक्ट है वो समथिंग डी डिस्टेंस पे रखा हुआ है। सर डी क्या है बताता हूं। डी जो है उसको हम बोल सकते हैं नियर पॉइंट, नियर पॉइंट। इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर होती है, मतलब 25 सेंटीमीटर की दूरी पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसकी जो इमेज फॉर्म होगी वो रेटिना पे हो जाएगी। इस केस में जो आई होती है वो मोस्ट स्ट्रेन्ड कंडीशन में होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेन्ड होती है, वो एकदम खिंची हुई होती है। गेटिंग माय पॉइंट? और इस केस में रिलैक्स होती है आंखें, रिलैक्स्ड आई, वो भी मोस्ट, तो मोस्ट रिलैक्स्ड आई। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे मोस्ट रिलैक्स कंडीशन में होती है, यहाँ पे मोस्ट स्ट्रेन्ड कंडीशन में होती है। तो भाई बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मोस्ट रिलैक्स्ड आई का मतलब है कि जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे बने, और मोस्ट स्ट्रेन्ड का मतलब है कि 25 सेंटीमीटर पे बने। इससे कम होगी तो फिर आई जो है ना वो मतलब अपनी जो स्थिति है वो खुद ही खराब करने लग जाती है। मतलब तुम लोग जानते हो यार ये सब चीजें, ये ऐसा, उससे कम अगर होगा तो आंखों पे फिर ज़्यादा जोर पड़ता है
और दिक्कत आती है विजन में या देखने में उस चीज़ को, आंखों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आ जाता है। तो 25 सेंटीमीटर जो होनी चाहिए कि इससे ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर से कम। गेटिंग माई पॉइंट। तो मोस्ट रिलैक्स्ड आई हो गई और ये मोस्ट स्ट्रेन्ड कंडीशन हो गई आइज की। तो बेटा दोनों में से कोई एक स्थिति के ऊपर बार बार सवाल आएंगे, वो कैसे आएंगे मैं आपको सब समझा दूंगा। अभी आप आगे बढ़ते हैं, एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। नया टॉपिक जो है वो है सिंपल माइक्रोस्कोप। नया टॉपिक जो है वो क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप। तो बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप पे मैं कुछ केस यहाँ पे लूंगा, उस डायग्राम को ध्यान से देखिए आप। मैं डायग्राम बना रहा हूँ बेटा, यहाँ पे क्या डायग्राम हो जाएगा, जैसे ये आंखें हैं, अब ये जो आंखें हैं ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट की इमेज बना रही है। इस ऑब्जेक्ट की हाइट हम मान सकते हैं क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब क्या हो रहा है, यहां से यहां तक हम लोग अगर डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो एक एंगल आएगा जिसको हम बोल सकते हैं अल्फा एंगल, एंड दिस डिस्टेंस वी कैन कंसीडर एज डी। कि इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं डी डिस्टेंस पे रखता हूं, इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं डी डिस्टेंस पे रखता हूं तो एच नॉट हाइट का जो ऑब्जेक्ट है वो अल्फा एंगल फॉर्म करता है आंखों पर। तो रेटिना पे कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, अल्फा। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा आप सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप एक जस्ट एक कन्वर्जिंग लेंस होता है लो फोकल लेंथ का। इट इज नथिंग बट जस्ट ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ लो फोकल लेंथ। उसको कैसे यूज करते हैं बताता हूं मैं आपको। यहां पर एक उस लेंस को लगा लीजिए, गेटिंग माय पॉइंट, ऐसे चिक 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 चिक। यहां पे आई को लगा लीजिए इस प्रकार से, आंखों को लगा रहने दीजिए यहां पर। गेटिंग माय पॉइंट। अब क्या हो रहा है ना, जो अपना ऑब्जेक्ट था उस ऑब्जेक्ट को मैंने यहां रख दिया जो कि समथिंग यू डिस्टेंस पर था। कितने डिस्टेंस पर, यू डिस्टेंस पर। तो बेटा यहां से दो रे निकली, एक रे निकलेगी सीधी, एक रे निकलेगी ऐसे, ये ऐसे जाके ऐसे मिलेंगी और ये ऐसे जाके ऐसे 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 करते 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 यहाँ जाके यहाँ जाके यहाँ जाके मिल जाएंगी। ऐसा मिलेंगी नहीं, ऐसा हमें प्रतीत होगा कि ये कहीं यहीं से आ रही थी। तो ये जो ऑब्जेक्ट दो जहाँ पे इमेज हमें प्रतीत होंगी वो हम मान लेंगे हाइट ऑफ इमेज। गेटिंग माय पॉइंट। और इसको हम बोल सकते हैं डिस्टेंस v। दिस इज द इमेज डिस्टेंस, दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब सही है ना। तो इसको मैं बोल दूंगा फोकल लेंथ इस पर्टिकुलर केस के लिए। तो बेटा इस पर्टिकुलर केस के लिए अगर मैं बात करूं तो इस पर्टिकुलर केस में मैं ऐसा बोल सकता हूं कि दिस एंगल, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से, दिस एंगल इज बीटा, दिस एंगल इज अल्फा। व्हाट इज द अपना कौन सा मैग्निफिकेशन है, एंगुलर मैग्निफिकेशन। व्हाट इज एंगुलर मैग्निफिकेशन, मैं कह दूंगा यहां पे कि एंगुलर मैग्निफिकेशन जो हो जाएगा उसकी वैल्यू बन जाएगी कितनी, ऑब्जेक्ट की हाइट, सॉरी इमेज का जो एंगल फॉर्म हो रहा है आंखों पे डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट का जो एंगल फॉर्म हो रहा है, दैट इज बीटा बाई अल्फा। ओबे सर, जोरदार सर, जबरदस्त सर। तो भैया बीटा बाई अल्फा हो रहा है, तो भैया ध्यान से देखिएगा, बीटा क्या हो जाएगा भैया, बीटा हो जाएगा, अल्फा क्या हो जाएगा, पहले अल्फा बताइए। अल्फा इज HO अपॉन D। ठीक है, इसी प्रकार से बीटा हो जाएगा, बीटा बराबर ये कितना है बेटा, HO। तो मैं कह सकता हूं या तो इसको मैं बोल सकता हूं HI बाय पूरा डिस्टेंस V, या मैं बोल सकता हूं HO बाय U। अब सही है ना। तो बीटा बाय अल्फा अगर मैं करूंगा इसके द्वारा तो आंसर में आएगा D बाय यू। बेटा बीटा यहां रखोगे, बीटा इज HO बाय यू, और अल्फा रखोगे तो HO बाय D ऊपर चल जाएगा, तो HO से HO कैंसिल हो जाएगा, एंड एंगुलर मैग्निफिकेशन जो आएगा वो आएगा D बाय यू। सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में एंगुलर मैग्निफिकेशन जो आता है वो कितना आता है, D बाय यू।
अब यहां पे खेल शुरू होता है बहुत जोरदार जबरदस्त। कैसे सर? यहां दो प्रकार के केस बन सकते हैं। देखो मेरी बात ध्यान समझिएगा, पहले समझिए इसको चीज को। यू, अगर मैं बोलूं कि इफ इमेज, सॉरी ऐसा नहीं, इफ आईज आर मोस्ट रिलैक्स्ड, आईज जो थी वो मोस्ट रिलैक्स्ड थी, आराम से देख रही थी, तो इसका मतलब जो इमेज फॉर्म हुई वो इंफिनिटी पे हुई। इट मीन्स व्हाट इट इंप्लाइज दैट इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। जो इमेज है वो इंफिनिटी पे फॉर्म हुई है। ओके भाई, ठीक है भाई, समझते हैं भाई इस बात को हम लोग अच्छे से। ये इमेज, इसका मतलब कहां फॉर्म हुई है? इंफिनिटी पे। तो बेटा एक केस तो ये हो गया कि इमेज कहां फॉर्म हुई है? इंफिनिटी पे। इसी में मैं एक सेकंड केस भी लूंगा, है ना, आपको दिख रहा है बेटा इधर की साइड में, है ना, इसमें मैं सेकंड केस भी लूंगा। सेकंड केस में क्या ले लूंगा कि इफ आईज आर मोस्ट स्ट्रेन्ड, तो इस केस में जो इमेज होएगी, इमेज विल फॉर्म ऑन, कहां पे फॉर्म होएगी? ऑन डिस्टेंस डी फ्रॉम आई, या लेंस, क्योंकि हमने लेंस के बिल्कुल पास में लगा के रखा हुआ है। माइक्रोस्कोप में कैसे देखते हैं? पर ऐसे करके देखते हैं ना, तो आंख को बिल्कुल लेंस के पास में लगा के रखते हैं, तो लेंस से हो या आई से हो, डिस्टेंस विल रिमेन सेम। तो बेटा आगे दो मैंने यहाँ पे केस लिए हैं कि एक इमेज कहाँ बनी है, एक इमेज बनी है डी डिस्टेंस पे। तो मान लीजिए ये केस जो है वो डी डिस्टेंस का है, कि इमेज जो है वो डी डिस्टेंस पे बन चुकी है। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे सोल्व करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो व्हाट इज, देखिए समझना बात को, यहाँ पे u कितना है, हम लोग कितना बोल सकते हैं? -u डाल सकते हैं। तो 1/-d, और माइनस डालेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 1/u बराबर 1/ फोकल लेंथ f। तो ये चीज इधर जाएगी, सोल्व करने पे u हो जाएगा d इंटू f/d प्लस f। मेरी बात ध्यान समझिएगा, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये हो रहा है u बराबर df/d प्लस f। मतलब कि ऑब्जेक्ट को अगर तुम इस डिस्टेंस पे रखोगे, df/d प्लस f पर, ऑब्जेक्ट को अगर तुम इस डिस्टेंस पे रखोगे तो जो इमेज फॉर्म होगी वो d डिस्टेंस पर फॉर्म हो जाएगी, और d डिस्टेंस पर अगर इमेज फॉर्म होगी तो इसका मतलब आंखें जो है वो मोस्ट स्ट्रेन्ड कंडीशन में होगी। तो बेटा इस केस में u की वैल्यू आई df/d प्लस f, और इस केस में मैग्निफिकेशन आएगा d/u। तो d को तो d रहने दीजिए, और u कितना है अपने पास में? d इंटू f/d प्लस f। भाई साहब d से d उड़ा दीजिए, सोल्व करने पे कितना आएगा? d प्लस f/f। तो इसका जो फाइनली आंसर आएगा वो आएगा d/f प्लस 1। दिस इज द मैग्निफिकेशन। तो बेटा देख लीजिए एक बार, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ पे पूरा कंप्लीटली d/f प्लस 1 मैग्निफिकेशन आ गया है। हाँ जी, तो बेटा ये किस चीज का मैग्निफिकेशन आया d/f प्लस 1? ये आया है कि अगर मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऑब्जेक्ट को जो है, मैं ऑब्जेक्ट को कुछ इतने डिस्टेंस पे रखता हूं कि जो मुझे आंखें हैं वो मोस्ट स्ट्रेन्ड करके इस इमेज को देखनी पड़े। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब देखो एंगल बीटा विल रिमेन सेम, बीटा विल रिमेन सेम, बट आंखें जो है वो मोस्ट स्ट्रेन हो जाएगी इस पर्टिकुलर केस में। अगर आंखों को मोस्ट रिलैक्स करना है, आपको आंखों को रिलैक्स करना है, इसका मतलब इमेज शुड बी एट इंफिनिटी। बेटा इमेज इंफिनिटी पे कब फॉर्म करेगी? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकल लेंथ। गेटिंग माय फोकस पॉइंट, मतलब ऑब्जेक्ट इज एट फोकस पॉइंट। तो बेटा इस पर्टिकुलर केस में मैग्निफिकेशन जो हो जाएगा वो बन जाएगा d/u। तो u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होनी चाहिए फोकल लेंथ के ऊपर, मतलब फोकल लेंथ के बराबर। तो इसका मतलब यहां से मैग्निफिकेशन आएगा d/f।
गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा ये वो मैग्निफिकेशन है जब हमारी आंखें मोस्ट रिलैक्स है, और ये वो मैग्निफिकेशन है जब आंखें मोस्ट स्ट्रेंड है। हमें समझ में आ रहा है ना? इस केस में मैंने कुछ नहीं करा, मैं जल्दी से दोबारा बता देता हूं। मैंने कुछ नहीं करा, डायग्राम बनाया है बेटा, u और v माना है, v की वैल्यू मैंने d मान ली। अगर d मानूंगा तो आंखें मोस्ट स्ट्रेंड होगी, उस केस में मैंने u निकाला, वो आया df अपॉन d प्लस एफ, उसको उठा के मैग्निफिकेशन के u वाले फॉर्मूले में पुट कर दिया, तो u की जगह df अपॉन d प्लस एफ कर दिया। सोल्व करने पे ये 1 प्लस d बाई एफ आ चुका है। बहुत जल्दी जल्दी कर दिया है हम लोगों ने, बहुत जोरदार काम हो चुका है। यहाँ पे बच्चे लोग कंफ्यूज हो चुके हैं, धज्जियां उड़ चुकी है, सर से ऊपर जा चुका है। नहीं, अबे आ रहा है ना? मैग्निफिकेशन की वैल्यू इस पर्टिकुलर केस में, इफ आईज आर नो मोस्ट रिलैक्स, हाँ बहुत दूर बन रही है, आराम से देख रही है आंखें, कोई परेशानी नहीं है, कोई मुसीबत नहीं हो रही है, बहुत दूर। अभी अपन रात को चांद तारों को देखते हैं आराम से छत पे बैठे, कितने रिलैक्स कंडीशन में देखते हैं ना, बहुत दूर है, आंखों को कोई स्ट्रेन नहीं हो रहा है ना? लेकिन मान लीजिए जैसे हम लोग किसको देखकर सोते हैं, आसपास की किसी चीजों को देखकर सोते हैं, तो हमें कितना मतलब आंखों को इरिटेशन हो जाती है। अगर हम बहुत ज्यादा पास से किसी चीज को देखते हैं तो मोस्ट स्ट्रेन कंडीशन में हो जाती है। बेटा जो पुराने जो लोग हुआ करते थे, जो खुले में सोते थे, है ना, सोने की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ और मत समझना, जो खुले में सोते थे, तो वो लोग जब छत पे या फिर अपने बाहर चौक में जब सोते थे, तो रात के टाइम पे किस चीज को देखा करते थे? आसमान को। ऐसे तो है नहीं ना, उनके पास फोन हुआ करते थे, तो फोन तो था ही नहीं उन लोगों के पास में इतने, और स्पेशली स्मार्टफोन्स तो होते ही नहीं थे, तो आराम से ऊपर देखते थे, अंधेरा हो चुका होता था, है ना, आराम से ऊपर देख रहे हैं, आके बहुत रिलैक्स हो चुकी और बहुत अच्छी नींद उन लोगों को आया करती थी। आजकल क्या हो रहा है, खुले में तो सोते नहीं लोग बाग, मैं फिर से सोने की बात कर रहा हूँ, तो जहाँ भी सोते हैं आसमान दिखता नहीं है, कंटिन्यूसली फोन दिखता रहता है, 12 1 3 बजे तक, 2 बजे तक, 1 बजे तक तो लगातार बच्चे लोग और इवन बड़े लोग भी फोन में घुसे रहते हैं, फिर नींद ढंग से आती नहीं है। चलो ठीक है, तो एक साइड की बात हो गई। बात यह है कि मैग्निफिकेशन मोस्ट रिलैक्स आई के कंडीशन में d बाई एफ, मैग्निफिकेशन मोस्ट स्ट्रेंड कंडीशन में d बाई एफ प्लस 1। तो बेटा पहले फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद मैं आपको यहाँ सवाल कराऊंगा बढ़िया बढ़िया। हाँ जी, तो बेटा सवाल नोट डाउन कीजिए फटाफट से, स्क्रीन पर सवाल आएगा, जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसको, है ना, फटाफट से। हाँ जी, तो आई डोंट थिंक इससे लल्लू सवाल आज तक आपने जीवन में कभी देखा होगा। इसने क्या बोला है, फोकल लेंथ ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास इज 5 सेंटीमीटर। इन्होंने पूछा है कि मैग्निफिकेशन फॉर रिलैक्स आई कितना आएगा, रिलैक्स आई के लिए मैग्निफिकेशन d बाई एफ, डी कितना होता है 25 बाई एफ कितना होता है 5, आंसर इज 5। खत्म बात, सेंटीमीटर मत लगा देना वरना उल्लू बन जाओगे। अब मैग्निफिकेशन डायमेंशन लेस क्वांटिटी है भाई साहब, यूनिट लेस क्वांटिटी है। सेकंड क्या पूछा है इन लोगों ने, सेकंड पूछा है साहब इन लोगों ने, इन्हीं लोगों ने सेकंड पूछा है मैग्निफिकेशन फॉर मोस्ट स्ट्रेंड आई, वाह वाह, तो आएगी 1 प्लस डी बाई एफ। तो भैया डी बाई एफ 5 है, तो 5 प्लस 1 दोनों मिला के हो जाएगा 6 मैग्निफिकेशन। इतना लल्लू सवाल था, इतना लल्लू सवाल हम लोगों ने किया है, और मैं कहा ना आई डोंट थिंक इससे लल्लू सवाल आपने जीवन में कभी किया होगा। तो इसको नोट डाउन कीजिए इस लल्लू सवाल को, उसके बाद फिर अपन नेक्स्ट सवाल जल्दी से करते हैं। तो बेटा पहले फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए इसको जल्दी से, फिर नेक्स्ट सवाल करते हैं। तो भाई एक सवाल और करते हैं, उससे पहले एक काम कीजिए, सवाल लिखिए फटाफट से, जल्दी से सवाल नोट डाउन कीजिए।
हाँ जी। तो बेटा हो क्या रहा है, सवाल के अंदर क्या पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ से कहाँ तक मैं रख सकता हूँ, फारदेस्ट और नियरेस्ट कहाँ पे रख सकता हूँ, सो दैट कि वो बुक को पढ़ पाए। 25 सेंटीमीटर की दूरी पे पढ़ सकता है तो पढ़ पाए। तो कुल मिला के बात ये कि एक तो है, एक कौन सी बात होगी, नियर पॉइंट की। तो बेटा फॉर मैं नियर पॉइंट बात करूँ, फॉर नियर पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो इमेज डिस्टेंस कहाँ पे होनी चाहिए, इमेज डिस्टेंस होनी चाहिए डी पर, मतलब माइनस डी पर। इमेज डिस्टेंस से होनी चाहिए माइनस डी पे होनी चाहिए। बेटा सोल्व करने पे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से आएगी वो आएगी डी एफ अपॉन डी माइनस एफ। इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो ऑलरेडी नेगेटिव हम लोग कंसिडर करके चलते हैं। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस डी की वैल्यू कितनी है 25, एफ की वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाय, सॉरी प्लस आएगा यहाँ पे 25 प्लस 5, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस हम लिख सकते हैं यहाँ पे 25 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 30, कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 6 सेंटीमीटर। गेटिंग माई पॉइंट। 25/6 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। इसको सोल्व करने पे ये 25/6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बेटा तो ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस से कितना आगे तक रख सकते हैं हम लोग, इसको सोल्व करने पे कितना आएगा, देखो इसकी वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 4.1 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट। तो ऑब्जेक्ट की एक डिस्टेंस ये हो गई नियर पॉइंट के लिए। अब मैं इसी सवाल में अगर सेकंड बात करूं कि फॉर फार पॉइंट, तो भैया इसी सवाल में अगर मैं फार पॉइंट की बात करता हूं तो फार पॉइंट के केस में इसी सवाल के अंदर मैं ये कैसे, ये अप्रोक्सीमेटली 4.1 ही आएगा ना, 6 इंटू 4, हाँ एक और सही है बात है 4.1 समथिंग ही आएगा। फॉर फार पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो v वहां पे हो सकता है माइनस इन्फिनिटी और u को होना पड़ेगा कितने पे, फोकस पे, मतलब -5 सेंटीमीटर। खत्म बात, आंसर। तो मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पर भी हम रख सकते हैं टोटल 5 सेंटीमीटर पे। तो मतलब ऑब्जेक्ट 5 से 4.1 के बीच में आप कहीं पे भी रखोगे तो पढ़ सकता है आसानी से। बड़े सवाल था, इसका हमने सॉल्यूशन किया है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन है बढ़िया बढ़िया किसके ऊपर, इसके अपने इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो आइए पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आइए कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरफ। हाँ जी, तो बेटा सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक बहुत ही प्यारा सा डायग्राम हम लोग बनाएंगे। बहुत ही प्यारा सा डायग्राम है। यहां पे हमने लिया है एक लेंस, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसके लिए सबसे पहले हमने क्या लिया है, एक लेंस लिया है जिसको हम लोग बोल सकते हैं, जिसका नाम हम लोग रखेंगे ऑब्जेक्टिव। गेटिंग माय पॉइंट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और लेंस रखते हैं, मतलब ऐसा नहीं डॉटेड नहीं, पूरा लेंस जिसमें, इसका नाम हम लोग रखते हैं आईपीस। बेटा कुछ कुछ बातें मैं करूंगा, ध्यान समझिएगा। ऑब्जेक्टिव जो है, जिसके सामने, इसके सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दिस इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस डिस्टेंस इज यूओ। यूओ बोले तो ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा ये हो गया ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो है मतलब मैं ये लिख देता हूं, इट शुड बी ऑफ स्मॉल अपर्चर। इसका अपर्चर शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। क्यों स्मॉल होना चाहिए अपर्चर, उसके पीछे कारण है। कारण क्या है सर, क्योंकि माइक्रोस्कोप से हम किसको देखते हैं, बड़े बड़े जानवरों को देखते नहीं है। किसको देखते हैं, दूर के चांद तारों को देखते नहीं है, नहीं देखते। तो फिर किसको देखते हैं, माइक्रोस्कोप से हम लोग देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। और वो बहुत छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, और उनको देखने के लिए उनसे जो रे निकलेगी, मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है वो अपने आप में इतना छोटा है कि उनसे रे निकलेगी, उसके लिए मुझे बहुत बड़ा लेंस नहीं चाहिए, छोटे लेंस से भी काम चल जाएगा। सर ये कारण है कि इसको छोटा लेने का, हाँ ये वन ऑफ द कारण है। सेकंड कारण क्या है कि अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट ही बहुत छोटा है, तो बेटा अगर एपर्चर छोटा होगा तो रेज पैरेक्सियल होगी। तो रेज शुड बी पैरेक्सियल, इसके लिए मैंने क्या करा, यहाँ पे एपर्चर को स्मॉल रखा है। आप ही दोनों बातों को नोट कर लीजिए, शुड बी स्मॉल अपर्चर। ऑब्जेक्टिव है वो
स्मॉल एपर्चर का होना चाहिए। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में छोटे एपर्चर का होना चाहिए। और छोटा क्यों होना चाहिए? ताकि रेज पैरेक्सियल हो और जो और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने आप में बहुत छोटे होते हैं, उसके लिए बड़े लेंस की जरूरत ही नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा इसको उतार लीजिए आप फटाफट से, है ना, उसके बाद ही मैं यहाँ पे आगे बढ़ूंगा। तो पहले नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। हाँ जी, अब यहां से क्या होगा, रेज निकलेंगी ऐसे जोम, है ना, ऐसे रेज निकलेंगी बेटा, और ऐसे रेज जाके इस प्रकार से यहां पे ऐसे मीट कर जाएंगी इस तरह से, और यहां पे जो हाइट आएगी इसको हम बोल देंगे h डैश। मतलब ये फर्स्ट इमेज की हाइट आई। मतलब देखा जाए तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि दिस डिस्टेंस इज द इमेज डिस्टेंस फॉर This is the image distance for objective lens VO। बहुत ही प्यारा टॉपिक है बेटा, बहुत प्यारा टॉपिक है, मुझे बहुत पसंद है ये टॉपिक पर्सनली। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये इमेज डिस्टेंस है, HO हाइट थी, H डैश यहाँ पे इमेज की हाइट आई। अब हो क्या रहा है सर? ऐसा हो रहा है, देखो मैं इस डायग्राम को बेटा यहाँ से थोड़ा सा डायग्राम है ना अजीब सा बनता है, अब उस अजीब से डायग्राम को बनाऊंगा मैं, जरा देखिएगा, है ना। डायग्राम में पहले एक मिनट इसको कंफर्म कर लो। ऐसे इस तरह से हम लोग यहाँ से लेने वाले हैं और ऐसे लेके इसको एग्जैक्टली बेटा बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सीधा हाथों से ही, तो इसीलिए मैंने तो डायग्राम इस प्रकार से बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा समथिंग ऑब्जेक्ट की इमेज की फाइनल इमेज की हाइट आई है, समझ रहे हो। ये पहली इमेज थी, ये इसके कारण दूसरी इमेज यहां बनी। अब ये रे डायग्राम कैसा है वो आप मॉड्यूल वगैरह में देख लीजिएगा, है ना। तो ये डायग्राम बेटा कुछ इस प्रकार का बनता है, वो हाथ से बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। इसको मैं क्या बोल सकता हूं? दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस। गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द इमेज डिस्टेंस फॉर आई पीस। ओहो, जोरदार, जबरदस्त। अबे समझ में आ रहा है ना। दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस, दिस इज द इमेज डिस्टेंस फॉर आई पीस। भाई साहब हमारा मुद्दा क्या है? मैग्निफिकेशन निकालना। तो यहां पे दो, अब यहां पे हमारे पास में पैरामीटर्स होंगे। फर्स्ट पैरामीटर क्या होगा, मेरी बात समझना, फॉर नियर पॉइंट। नियर पॉइंट किसके? आंखों के, क्योंकि आंखें इधर लगी है और वो सब देख रही है जो इमेज यहां बन रही है। तो फॉर नियर पॉइंट, इसके लिए नियर पॉइंट का मैग्निफिकेशन क्या होता है? तो पहली बात तो बेटा यहाँ मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू आएगी वो कुछ ऐसे आएगी, मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाई मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। गेटिंग माय पॉइंट? तो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाई मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। तो फाइनली यहाँ पे मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा नियर पॉइंट के लिए? बेटा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे इस लेंस का मैग्निफिकेशन हो जाएगा V/U। इसको आप नेगेटिव में लिख सकते हो। नेगेटिव में इसलिए क्योंकि ओवरऑल मैग्निफिकेशन नेगेटिव में आ रहा है, इसलिए बेटा इनको विदाउट साइन आपको, मतलब यहाँ पे आपको विद नेगेटिव साइन में इसको मैग्निफिकेशन लेना है। तो V/U मल्टीप्लाई बाय, ध्यान से समझिएगा, V/U किसका आया है? ऑब्जेक्टिव का, तो VO/UO। ये तो ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन आया है। और नियर पॉइंट के लिए आई पीस का कितना होता है? वो होता है 1 + D/F। अरे सही है ना, 1 + D/F। गेटिंग माई पॉइंट? पक्का समझ में आ रहा है? बेटा आपको साइन वाइन नहीं रखने, कुछ साइन मैंने ऑलरेडी लगा दिया, नेगेटिव होना चाहिए, खत्म बात। गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको इस प्रकार से याद रखना है। मैं आपको यह अपना फॉर्मूला बता रहा हूं, अपना तरीका बता रहा हूं, आपको बस ऐसे याद रखना है कि मैग्निफिकेशन ओवरऑल नेगेटिव आएगा कंपाउंड का, इस फॉर्मूले से आएगा। आंसर फाइनली माइनस लगाना है, क्यों? क्योंकि मैग्निफिकेशन शुड बी नेगेटिव। यहां पर मैं फिर से लिख रहा हूं, या फिर आप कह सकते हो कि इसके केस में मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा। तो इसके पर्टिकुलर के केस में हाइट ऑफ इमेज जो बनी है H डैश अपॉन रियल जो हाइट थी 1 + D/F। अब सही है,
ये भी तो बात ही एक ही है। और अगर मैं आगे बात, मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा बस ये लिख देना, आगे बात करूं कि फॉर फार पॉइंट, बहुत दूर अगर मैं बनाना है, बहुत दूर, रिलैक्स आई के लिए, स्ट्रेंड आई, रिलैक्स आई, जबरदस्त, तो मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू, ये सेम रहेगा, वी अपॉन यू ओ सेम रहेगा, बस मल्टीप्लाई क्या करना है, डी बाई एफ, दैट्स इट। देखिए अब मैं बताने वाला हूं आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज ट्यूब लेंथ। ट्यूब लेंथ, अब ट्यूब लेंथ क्या होती है, तो सबसे पहले बेटा ट्यूब लेंथ के बारे में लिखिए कि ट्यूब लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। ट्यूब लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। तो बेटा ये अपना पास में ऑब्जेक्टिव है, ये हमारे पास में आईपीस है। आईपीस का एपर्चर बड़ा होता है ऑब्जेक्टिव से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का जो एपर्चर है वो इसीलिए हमने छोटा रखा क्योंकि हमें जिसको देखना है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, वो बहुत स्मॉल होते हैं, हमें पैरेक्सियल रेस चाहिए होती है, हम लोग बहुत छोटा लेते हैं, बहुत बड़े लेंस की यहाँ पे जरूरत नहीं होती है, बड़े एपर्चर की लेंस की जरूरत नहीं होती है। दिस इज आई पीस। हम लोगों ने यहाँ पे बात भी करी थी आई पीस के ऊपर लास्ट क्लास के अंदर कि इनका दोनों का मैग्निफिकेशन कितना होता है। तो बेटा बेसिकली मैं आज जो बात करने वाला हूँ वो कर रहा हूँ ट्यूब लेंथ की। तो सबसे पहले आप देखिए डायग्राम में, अगर मैं आपको बोलूँ कि भैया ये ऑब्जेक्ट है, तो ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी, इसकी फोकल लेंथ एफओ मान लीजिए, इसकी एफ ई मान लीजिए। तो बेटा ये डिस्टेंस जो हो जाएगी वो हो जाएगी यू ओ, नॉट यू ई, यू ओ। गेटिंग माई पॉइंट। सिमिलरली ऐसा मैं मान सकता हूँ कि यहाँ पर कुछ इमेज यहाँ बनी है ना, इस प्रकार से, और उसके बाद यही जो इमेज इस तरह से फॉर्म कर रही है हमारे सामने, हम कैसे कह सकते हैं कि इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि एक रे ऐसे गई, एक रे ऐसे गई, और दोनों मिलके समथिंग यहाँ पे कहीं इमेज फॉर्म कर रही थी, एच डबल डैश, ये हाइट हो जाएगी बेटा एच डैश। गेटिंग माई पॉइंट। तो इस प्रकार से इसकी फाइनल इमेज यहाँ बनी है, वो ऑब्जेक्टिव की इमेज यहाँ बनी, फिर वो जो इमेज थी वो आईपीस के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। तो वो जो इमेज थी वो आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और उसकी इमेज फिर फाइनली यहाँ बनेगी। सही बात है ना। तो भैया मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा आपको कि भैया जो डिस्टेंस है ये वाली यहाँ से यहाँ तक, दिस इज द इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव। गेटिंग माई पॉइंट। एंड ये जो डिस्टेंस है दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस। गेटिंग माई पॉइंट। अबे सही है ना। तो बेसिकली ट्यूब लेंथ होती क्या है सर, ट्यूब लेंथ हो जाएगी कितनी, वीओ, मतलब ऑब्जेक्ट की जो इमेज डिस्टेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस की, वीओ प्लस आईपीस की जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यूई। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ ट्यूब लेंथ। आपको तो बस ये समझ में आना चाहिए कि ये ट्यूब लेंथ होती है। बेटा इसके अलग अलग केस बनते हैं, वो समझाऊंगा मैं भी आपको। तो जैसे मान लीजिए मुझे वीओ निकालना है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं फॉर ऑब्जेक्टिव, तो u कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ यूओ। फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, एफ ओ। तो बेटा 1 अपॉन वीओ माइनस 1 अपॉन यूओ इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। तो 1 अपॉन वीओ इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन यूओ। तो यूओ कितना है भैया, u किसके बराबर है, u है माइनस यूओ के बराबर, तो माइनस यूओ पुट कर दो। एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस व्हाट यू विल गेट, u इंटू, क्या लिखोगे आप इसको आप लिख सकते हो कितना, u इंटू एफ। बेटा माइनस ये इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर माइनस बन जाएगा। तो बेसिकली ये बन कितना जाएगा, ये बन जाएगा कितना, इसका मैं एलसीएम ले लूंगा और इसका u इधर आ जाएगा, f फिर चला जाएगा, तो फाइनली ये बन जाएगा u माइनस एफ। अबे सही है। तो ये क्या बन गया, uf अपॉन यूओ माइनस एफ ओ, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर UO मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव, FO मतलब फोकल लेंथ फॉर ऑब्जेक्टिव। इसको उठा के आपको यहां पुट करना है। अब मैं बात करता हूं फॉर फार पॉइंट। अगर बहुत दूर इमेज बनानी है, फाइनली रिलैक्स आंखों से देखना है फार पॉइंट और फॉर रिलैक्स्ड आई। अगर मुझे रिलैक्स आई के लिए बात करनी है
तो इन दोनों ही केस में एक ही मतलब होएगा कि इमेज बहुत दूर इन्फिनिटी पे बनी है। और इमेज फार पॉइंट इन्फिनिटी पे तब बनती है जब आईपीस के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो फोकल लेंथ पे रखा हो। तो इसका मतलब जो वीओ हो जाएगा वो तो सेम रहेगा यूओ इंटू एफओ, यूओ माइनस एफओ, लेकिन जो यूई हो जाएगा वो फोकल लेंथ के बराबर हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? अबे आ रहा है ना बेटा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि फॉर नियर पॉइंट, तो नियर पॉइंट के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो यहां पे नियर पॉइंट की मैं अगर बात करूंगा तो नियर पॉइंट के लिए मैं बोल सकता हूं कि भैया कि जो अपनी वीओ होगा वो तो सेम रहेगा यूओ इंटू एफओ, यूओ माइनस एफओ, प्लस नियर पॉइंट के लिए मतलब इमेज डिस्टेंस आईपीस के लिए डी डिस्टेंस पे होनी चाहिए, उसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होती है वो आपको याद होनी चाहिए। अबे याद है ना, ये हम लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप में भी किया था। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा ये वैल्यूज है, यहाँ पे ये वैल्यूज आई हैं, आपको पुट करना है। ये ट्यूब लेंथ हो गई दो अलग अलग केसेस के लिए, और दोनों की दोनों ट्यूब लेंथ आपको याद होनी चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसको आप लोग फटाफट से नोट डाउन कर लीजिएगा, देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी, तो बेटा सबसे पहले नोट डाउन कीजिए आप क्वेश्चन जल्दी से। हाँ जी, अब इसने क्या बोला है सवाल ने बोला है हम लोगों को कि जो मैग्निफिकेशन जो टोटल था वो दे रखा था हम लोगों को, ऑब्जेक्टिव और आईपीस का मल्टीप्लाई होता है। टोटल मैग्निफिकेशन हम लोगों को दे रखा था 30, और हमसे ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन पूछा गया है। आईपीस का कितना दे रखा है ऐसे डायरेक्टली नहीं दे रखा, लेकिन ये बताया हुआ है कि जो इमेज है वो नियर पॉइंट पे बनी है। तो बेटा नियर पॉइंट के लिए मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस हो जाता है, कितना हो जाता है 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। तो बेटा 1 तो 1 ही रहेगा, डी होता है 25 वो भी फिक्स है, और जो फोकल लेंथ ऑफ आईपीस है वो दे रखी है उसकी 5 सेंटीमीटर, तो इससे आंसर आता है 6। तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस दे रखा है 6। तो सॉल्व करने पे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन आ जाएगा 5, 30/6। तो सॉल्व करने पे 5 आ जाएगा। तो एक बहुत ही सिंपल सवाल था। आई डोंट थिंक इससे सिंपल सवाल कुछ हो सकता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। बिल्कुल सिंपल लल्लू सवाल दिया गया है, इसको सॉल्व करना है फटाफट से। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। जल्दी से सॉल्व कीजिए फटाफट से, मतलब नोट डाउन कर लीजिए। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए फटाफट से। हाँ जी, इसने क्या बोला है? इसने बोला है कि जो ऑब्जेक्ट है वो 3 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है। ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट जो है 3 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है, एंड ऑब्जेक्टिव लेंस है वो 3 कॉन्वेक्स लेंस से मिलके बने हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ये 3 कॉन्वेक्स लेंसेस से मिलके बना हुआ है। इसकी जो फोकल लेंथ है, ऑब्जेक्टिव की जो फोकल लेंथ है इनिशियल, वो दे रखी है 2 सेंटीमीटर। हाँ भाई सही बात है, अबे सही है ना। तो बेटा सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें पूछा क्या गया, सवाल बड़ा खतरनाक है। इसे पूछा गया है वो 3 ऑब्जेक्टिव जो है वो 3 लेंसेस से मिलके बना है, मेड अप ऑफ 3 लेंसेस। तो कुछ कुछ उनकी फोकल लेंथ होगी, आई डोंट नो कितनी है, बट तीनों का मिलाकर कितनी है 2 सेंटीमीटर। ओके, ऑब्जेक्ट जो है वो 3 सेंटीमीटर फ्रंट में रखा हुआ ऑब्जेक्टिव से। ठीक है भैया, तो अगर मैं फॉर ऑब्जेक्टिव बात करूं, अगर मैं फॉर ऑब्जेक्टिव अगर मैं बात करूं
तो इस पर्टिकुलर केस में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो -3 सेंटीमीटर हो जाएगी, और इस पर्टिकुलर केस में फोकल लेंथ है जो ऑब्जेक्टिव की वो हो जाएगी +2 सेंटीमीटर। तो सोल्व करने पे कितना आएगा? सोल्व करने पे बेटा ये आएगा v बराबर UF अपॉन U प्लस F। तो U कितना है? -3 इंटू 2 डिवाइड बाई -30 प्लस 2। हाँ पे सही है। तो बेटा सोल्व करने पे ये आ जाएगा कितना? 6 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका मतलब जो इमेज बनी अपनी पहली वो बनेगी 6 सेंटीमीटर पे। गेटिंग माय पॉइंट? सवाल सिर्फ इतना ही करा, सवाल टफ है, मैं पहले कह रहा हूं सवाल जोरदार है। टफ तो क्या मतलब अच्छा सवाल है, लल्लू सवाल नहीं है। तो 3 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट था, 6 सेंटीमीटर पे इमेज बनी पहली वाली। अब बात है, अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहां देखिए बेटा, ये दिखता रहेगा आपको, है ना। अब देखिए इसको, यहां पे समझिए। अब क्या बोला है कि जो ऑब्जेक्ट का फोकल लेंथ है वो दे रखा था 2 सेंटीमीटर, ठीक है। उसमें से हमने एक लेंस निकाल लिया, 3 लेंस से मिलके बना था ना। तो हो सकता है कि वो 1 से मिलके बना हो सकता है वो 2 से मिलके बना हो सकता है वो 10 से मिलके बना हो सकता नहीं है ऐसा। एक F1 एक F2 और एक 10, तीनों से मिलके ये जो है टोटल बना है। क्या बना है? अपना ऑब्जेक्टिव लेंस, जिसकी टोटल फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर थी। तो बेटा अगर 10 वाला निकाल लिया तो अब कितना बचेगा? ओनली 1/F1 प्लस 1/F2। तो यही हमारे पास में न्यू ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ बचेगी। न्यू एन लगा दिया मैंने यहाँ पे, वो इनिशियल थी, ये न्यू है, फाइनल हो जाएगी। तो बेटा ये हो कितनी जाएगी? बेसिकली ये हो जाएगी 1/2 माइनस 1/10। एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस व्हाट आई विल गेट, नीचे आप एलसीएम में 20 ले लीजिए, सही है। एलसीएम में 20 ले लीजिए, ऊपर आएगा 10 माइनस 2। तो इसको भी सोल्व करने के बाद हम लोगों को जो न्यू फोकल लेंथ मिलेगी ऑब्जेक्टिव की वो कितनी मिल रही है? 20/4, विच इज 2.5 सेंटीमीटर। आई मेरी बात समझ में? अब अगर इसी फोकल लेंथ से, भाई लेंथ निकाल लिया अपन ने, किसका? आई पीस का। तो अब हमारे पास में फोकल लेंथ रह गई ये वाली। तो अब हमसे पूछा गया है कि बताइए आई पीस को मैं कितना शिफ्ट करूं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ आई पीस टू रीफोकस द इमेज। पहले मेरी एक बात समझना तुम लोग ध्यान से। बेटा बात यह है कि ऑब्जेक्ट तो आज भी ऑब्जेक्टिव का कहां पे रखा है? -3 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ बदल के 2.5 हो गई। तो ये बताइए इमेज कहां बनेगी ऑब्जेक्टिव की? सर इमेज बनेगी -3 U इंटू एफ, तो -3 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय -3 प्लस 2.5। गेटिंग माय पॉइंट? तो -3 इंटू 2.5 कितना होता है बेटा? ये होता है -3 मल्टीप्लाई बाय 2.5 7.5 डिवाइड बाय -3 ये हो जाएगा 0.5। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट उड़ जाएगा। 75/5 कितना हो जाएगा? 75/5 हो जाएगा। 1 इसको कर देंगे अपन 2 5 15 सेंटीमीटर। मतलब जो अपनी इमेज अब बनेगी वो 15 सेंटीमीटर में बनेगी ऑब्जेक्टिव की। अब आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। अपना यहां से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कौन था? कौन आया? अब नई इमेज आई, आई डैश न्यू। गेटिंग माय पॉइंट? नए ऑब्जेक्टिव से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे आई। बेटा पहले कितने पे थी? 6 पर थी। अब तू एक बात सोच और दिमाग लगा कि भैया अगर ये 6 पे थी तो यहां से लेके आईपीस की डिस्टेंस तो x होगी ना। आईपीस तो भैया अपने x डिस्टेंस पे रीफोकस फोकस कर पा रहा है। तो पहले जब वो 6 थी तो आईपीस 6x पे रखा हुआ था। सोच अगर वो 15 हो गई तो आईपीस को तो यहां से x नापना पड़ेगा ना यार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आईपीस तो अपना यहां से x नापेगा और इतना पीछे शिफ्ट हो जाएगा आईपीस। आई मेरी बात समझ में? आईपीस कितना शिफ्ट हो जाएगा? यहां से x नाप के शिफ्ट हो जाएगा। भाई आईपीस को तो 15 से x नापना है। पहले आईपीस कहां से x डिस्टेंस पे रखा हुआ था? 6 सेंटीमीटर पे। अब आईपीस कहां से x डिस्टेंस पे रखा हुआ है? 15 सेंटीमीटर से। अब गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा जितनी इमेज शिफ्ट हुई क्या उतना ही आईपीस को बराबर शिफ्ट होना पड़ेगा आगे की तरफ, सही है ना? तो जितनी इमेज शिफ्ट हुई, इमेज 6 से लेके 15 तक चली गई तो आईपीस भी तो फटाफट उतना ही पीछे जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ आईपीस इज 15 माइनस 6। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट ऑफ आई
पीस इज 15 minus 6 which is 9 सेंटीमीटर. दिस इज द आंसर. आंसर इज 9 सेंटीमीटर. तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. हाँ जी, तो बेटा नेक्स्ट सवाल नोट डाउन कीजिए फटाफट से. नेक्स्ट सवाल जल्दी से नोट डाउन कीजिए आप लोग. नेक्स्ट सवाल नोट डाउन कीजिए बेटा फटाफट से. हाँ जी, तो बेटा ये आईपीस है जिसकी फोकल लेंथ हमें ऑब्जेक्टिव इसकी फोकल लेंथ दे रखी है 0.6 सेंटीमीटर. ये आईपीस है जिसकी फोकल लेंथ दे रखी है हम लोगों को कितनी, 5 सेंटीमीटर. लेट मी चेक. 5 सेंटीमीटर, हाँ 5 सेंटीमीटर. एंड ट्यूब लेंथ ऑफ द दिस कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 12 सेंटीमीटर. बेसिकली वो डिस्टेंस बिटवीन आपको ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस दिया हुआ है. तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे सवाल में पूछा गया है कि मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूं इस कंडीशन के लिए. तो क्या पूछा गया आपसे सवाल में पूछा गया आपसे कि फाइंड द डिस्टेंस फॉर द फाइनल, फाइंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको निकालनी है. मतलब आपको बेसिकली क्या निकालना है, प्रॉपर ऑब्जेक्टिव के लिए कितनी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस थी. बेटा इसको मैं बहुत अलग तरीके से करूंगा, इसलिए आप समझिएगा जरा ध्यान से. बहुत ही शानदार तरीके से हम करेंगे इसको और बहुत दिमाग से हम करेंगे. देखो हो क्या रहा है, इसने क्या कहा कि जो फाइनल इमेज है वो नियर पॉइंट पे बनी है. तो फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे तब बनती है जब हम लोग कहेंगे कि भैया जो ऑब्जेक्ट आईपीस के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी d इंटू FE अपॉन D प्लस FE. अब सही है ना. तो 25 डालो, FE डालो, फिर 25 डालो, वाह वाह, फिर FE डालो 5. सोल्व किया इसको, 25 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 30. उड़ा दो भैया जो उड़ सकता है. तो यह आ गया 25/6 सेंटीमीटर. दिस इज व्हाट, दिस इज ऑब्जेक्ट आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. गेटिंग माय पॉइंट. आईपीस के लिए क्या हो गई है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो चुकी है. मतलब अब आईपीस हम ये कह सकते हैं सर कि यहां पे कहीं पे रखा हुआ है. मतलब ये जो डिस्टेंस है कितना हो जाएगा, 25/6 कितना होता है, 6 से उड़ा दीजिए, 6 इंटू 4 24. तो बेटा ये कुछ समथिंग 4.1 सेंटीमीटर है, अप्रोक्सीमेटली बोला है मैंने. तो दिस इज व्हाट, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस. अब टोटल कितना था, 12. तो यहां से अपने पास में ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साहब इमेज डिस्टेंस फॉर द ऑब्जेक्टिव. तो ऑब्जेक्टिव के लिए जो इमेज डिस्टेंस आएगी वो आएगी 12 माइनस 25/6. बेटा सोल्व किया तो 6 इंटू इसका एलसीएम ले लेंगे हम, ये हो जाएगा कितना, इसको मल्टीप्लाई करो 72 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 6. गेटिंग माय पॉइंट. अरे पक्का है ना. तो बेटा कितना हो जाएगा, 70 में से अगर मान लीजिए 25 जाते हैं तो कितना बनता है अपने पास में, 47 इसका आएगा, 47/6 सेंटीमीटर. हाँ भाई सही है ना. फिर से चेक कर लो, 12 में से 5 गए, 7 बचेंगे, इधर बचेगा 6 में से 2 गए 4, 47. बहुत बढ़िया साहब, बहुत ही फास्ट. तो वी ओपन ने निकाल लिया 47/6 सेंटीमीटर. तो बेटा बेसिकली मुझे निकालना क्या है, यूओ. तो यूओ कितना हो जाएगा, उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो 1 अपॉन वीओ माइनस 1 अपॉन यू बराबर 1 अपॉन एफ. तो बेटा v कितना है, v है सर इमेज डिस्टेंस, वो कितनी आई 47/6. उल्टा कर दे 6/47 माइनस, उसके बाद क्या है सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. हमें नहीं पता, क्या मैं इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, अच्छा ये पता है कि इसको x, चलो यू नोट मान लो, तो माइनस ऑफ यू नोट में लिख सकता हूं इसको, इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ विच इज 0.6. अब समझ में आ रहा है ना. तो बेटा इसको सॉल्व करने पे यहां से जो हमारे पास में कितना आएगा, इसको यू नोट की जो वैल्यू आएगी
यहाँ से वो कितनी हो जाएगी, यू नॉट की वैल्यू सबसे पहले तो क्या करूंगा, मैं इसको उधर ले जाऊंगा, बेटा ये तो प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 1/0.6 से, तो 10/6 हो जाएगा, ये 6/47 हो जाएगा माइनस में हो जाके, तो बड़ी अजीब सी वैल्यू इसकी बनेगी। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 10/6 माइनस 1/u0। तो बेटा कैलकुलेशन थोड़ी सी इसकी टफ सी होती जा रही है ना, कैलकुलेशन मैं कर देता हूँ यहाँ पे, वैसे टफ होती जा रही है। 6 मल्टीप्लाई बाई 47 को इधर मल्टीप्लाई किया तो 470 आ गया, माइनस इधर 40 क्या, इधर 36 आ जाएगा। तो बड़ी खतरनाक सी इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे हो चुकी है। इस कैलकुलेशन को पूरा सोल्व करके आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। तो फटाफट से इससे क्या आएगा हमें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो यहाँ से 1/ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिलेगी। तो बेसिकली जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगी वो हो जाएगी कितनी, 6 × 47 डिवाइड बाय 470 माइनस 36, तो ये बन जाएगा 434। दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गई। पूछा क्या है हम लोगों से, उसके बाद सेकंड पार्ट जो पूछा है, आल्सो फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। तो उन्होंने हमसे मैग्नीफाइंग पावर भी पूछी है माइक्रोस्कोप की। तो भैया मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस। तो ऑब्जेक्टिव की कितनी है साहब, ऑब्जेक्टिव के है साहब, ऑब्जेक्टिव की हो जाएगी साहब कितनी, वीओ, माइनस तो पहले से कर दो, वीओ अपॉन यूओ मल्टीप्लाई, बेटा आप उसकी वैल्यूज रखनी है, कोई साइन करने से दिमाग लगाना है यहाँ पे। उसके अलावा 1 + 25 बाय इसकी कितनी है 5, तो बेटा इसकी तो 6 आएगी टोटल। 6 मल्टीप्लाई बाय वीओ, वीओ कितना आया, वीओ 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 ये रहा वीओ 47/6, और यूओ कितना आया, वो खतरनाक आ गया, वो आया साहब 6 × 47 ऊपर मल्टीप्लाई बाय 434, माइनस बाहर लगा दीजिएगा, दिस इज द आंसर। हाँ भाई, तो अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप खत्म हो चुके हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आखिरी सवाल तुमने देखा था, कैलकुलेशन वाइज बहुत गंदा सा हो गया था, 72.3 समथिंग उसका मैग्निफिकेशन आ रहा है, तो आप लोग घर जाके चेक कर लीजिएगा, मैं बताया था आंसर 72.3 उसका मैग्निफिकेशन है आंसर, है ना। और जो यू आ रहा था उसके अंदर वो आ रहा था 0.65 अप्रोक्सीमेटली सेंटीमीटर में, 0.65, थोड़ा चेक कर लीजिएगा उसको, 72.3 उसका अप्रोक्सीमेटली मैग्निफिकेशन का आंसर है। अब मैं बात करूंगा रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की। तो भैया टेलीस्कोप में कई प्रकार के टेलीस्कोप होते हैं, अब हम पहली बात करने वाले हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की। सबसे पहले मैं डायग्राम, अब तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्यों, लगभग चीजें सब एक जैसी है। तो बेटा मैं बात करूंगा रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की, ध्यान समझिएगा आप लोग इस बात को। यहां पे एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और एक होता है आईपीस। इस बार जो अपना आईपीस होता है वो छोटा होता है और ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण क्या है कि जो रेज आ रही हैं, देखो हमारे वहां पे जो माइक्रोस्कोप में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव को छोटा लिया था, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि हमें जो रेज थी वो पैरेक्सियल चाहिए थी। यहां पर जो रेज आ रही हैं वो बहुत दूर से आ रही है, दे आर फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। तो वो जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उनकी जो रेज होंगी वो ऑलरेडी पैरेक्सियल ही होंगी। तो हमें इस चीज की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हमें पैरेक्सियल चाहिए। बस हमें चिंता किस चीज की करनी है कि जो भी रेज आ रही है वो अधिक से अधिक यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस पे गिरे। इसीलिए हमें लार्जर अपर्चर का ऑब्जेक्टिव चाहिए होगा ताकि अधिक से अधिक लाइट इसके ऊपर गिर सके, ताकि हम लोग एक अच्छी इमेज इसकी ले सके। गेटिंग माय पॉइंट। इसलिए इसका जो अपर्चर है वो लार्जर लिया जाता है। बेटा अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑल रेज आर पैरेलल एंड पैरेक्सियल। पैरेक्सियल है और पैरेलल भी है। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है बट पैरेलल तो है। अरे सही है ना, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है बट पैरेलल तो है, और पैरेक्सियल भी है। अगर पैरेक्सियल भी होगी तो भैया यहां पर उसकी पहली इमेज बनेगी, और जो डिस्टेंस होगी जहां पे इमेज बनेगी फर्स्ट वाली, इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। अबे बनेगी तो फोकल प्लेन में इमेज, सही है कि नहीं है।
तो भैया यहाँ पे इमेज बनी, बहुत मजा आया, यहाँ इमेज बनी। अब बात क्या है कि इस इमेज की इस आईपीस के कारण, है ना, मैं दोबारा से बना देता हूँ डायग्राम सा। यहाँ पे डायग्राम मैंने बना दिया है, अब समझिएगा बात को। इस तरह से मैंने डायग्राम बनाया, वैसे ही डायग्राम बनेगा दोबारा से फिर से। और बेटा इसकी जो इमेज बनी वो यहाँ कहीं जाके मीट करा, और ये जो इमेज बनी, दिस इज द फाइनल इमेज ऑफ द दिस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। यहाँ कहीं पे उसकी इमेज बनेगी, ठीक है। अगर सीधा रखा होगा तो उल्टी बनेगी बिल्डिंग की, इस तरह से उसकी इमेज हमें इस तरह से दिखाई देगी, जो भी होगा मतलब। तो ये मैंने एच डैश मान लिया है। अब कुछ बातें यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग, जिसको ध्यान रखना है। पहली बात क्या है बेटा कि अगर रे ऐसे आ रही है तो तुम्हें एक बात को ध्यान रखना, देखो यहाँ पे, आई कैन कंसिडर दिस एंगल एज अल्फा, गेटिंग माई पॉइंट। तो व्हाट आई कैन राइट कि सर यहाँ पे जो टेन अल्फा हो जाएगा, अब अल्फा बहुत छोटा है, टेन अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा, एंड अल्फा विल बी इक्वल टू एच डैश अपॉन एफ ई। अरे सही है ना, सॉरी एफ ई नहीं, एफ ओ, एच डैश अपॉन एफ ओ। सिमिलरली मैं इस एंगल को बोल सकता हूं बीटा, और यहां पर मैं लिख सकता हूं जो बीटा की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी अगेन एच डैश डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस। अरे सही है ना, तो लिख दूंगा मैं यहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस। तो बेटा यहां से जो अपना एंगुलर मैग्निफिकेशन आएगा, जो टेलीस्कोप का एंगुलर मैग्निफिकेशन की मैं बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, एंगुलर मैग्निफिकेशन की फॉर टेलीस्कोप, वो बेसिकली कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा अपने पास में इमेज। देखो अगर ये बीटा है तो ये इमेज एक्चुअल, तो इमेज की हाइट एच डबल डैश डिवाइड टोटल डिस्टेंस, दिस इज आल्सो इक्वल टू एच डैश बाय यूई। गेटिंग माय पॉइंट। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि एच डैश बाय यूई, एच डैश बाय एफ ओ। तो बेटा इसको सोल्व करने पे ये कितना आएगा, जो अपना एफ ओ है ना, सबसे पहले ऊपर क्या लिखा हम लोगों ने, एच डैश बाय यूई, और यहाँ क्या लिखेंगे, एच डैश बाय एफ ओ। तो सोल्व करने पर जो अपना एफ ओ आएगा, सॉरी अपना जो वैल्यू आएगी वो आएगी एफ ओ अपॉन यूई। बेटा यहाँ पे एक माइनस आपको लगाना पड़ेगा। सर ये माइनस क्यों लगाया, इसका समझ में नहीं आया। क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है उससे जो इमेज बन रही है वो उल्टी बन रही है, मतलब मैग्निफिकेशन इसका नेगेटिव होना चाहिए, इसीलिए मैंने वहां पे नेगेटिव का इस्तेमाल किया है। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा ये हो गया हमारे पास में रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ये टेलीस्कोप है जो कि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के नाम से जाना जाता है। इस टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन हो जाएगा एफ ओ अपॉन यूई। अब फिर से वही बात, आईपीस तो आईपीस है यार, आईपीस के लिए दो ही केस पॉसिबल है, एक नियर पॉइंट एक फार पॉइंट। तो मैं लिख देता हूं यहां पे, मैं लिख रहा हूं यहां पे फॉर नियर पॉइंट। नियर पॉइंट के लिए क्या आएगा, नियर पॉइंट के लिए भैया जो मैग्निफिकेशन आएगा वो आएगा एफ ओ अपॉन, नियर पॉइंट के लिए जो यूई की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी डी इंटू एफ ई, डी प्लस एफ ई। अबे समझ में आ रहा है ना। तो भैया डी को तो नीचे ले जाइए इन दोनों के, तो यहां आएगा माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई, अंडर ब्रैकेट डी से डी डिवाइड हो जाएगा 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। अरे सही है। तो बेटा ये है मैग्निफिकेशन फॉर नियर पॉइंट इन रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, जिसको आपको रटना पड़ता है। मैं तो कह रहा हूं मत रट, मैं तो कह रहा हूं ये रट ले, ज्यादा आसान रहेगा। अगली बात क्या है, अगला फॉर्मूला फॉर फार पॉइंट। अगर मैं फार पॉइंट के लिए बात करता हूं तो जो मैग्निफिकेशन आएगा वो हो जाएगा एफ ओ अपॉन, नीचे आएगा ओनली एफ ई, क्योंकि वहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अगर मुझे फार पॉइंट पे इमेज को बनाना है तो मुझे क्या चाहिए होगा, ऑब्जेक्ट को मुझे रखना पड़ेगा फोकल लेंथ के ऊपर। तो आईपीस का फोकल लेंथ मतलब एफ ई, तो एफ ओ अपॉन एफ ई इज द आंसर। गेटिंग माय पॉइंट, पक्का। तो बेटा ये हो गया रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, जिसको आपको नोट डाउन करना है। देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, जल्दी से नोट डाउन आप इसको कर लीजिए। तो हम बात करेंगे इस केस के अंदर ट्यूब लेंथ की टेलीस्कोप में। तो भाई ट्यूब लेंथ यहां भी कितनी हो जाएगी, एफ ओ प्लस यूई। बेटा मजे की बात क्या है टेलीस्कोप में, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द ऑब्जेक्टिव ऑलवेज विल ऑलवेज बी फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव, मतलब फोकल लेंथ के बराबर ही होगी कौन सी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव के लिए। तो ये एफ ओ प्लस यूई हो जाएगी। बेटा फार पॉइंट के लिए अगर मैं बात करूं
तो फार पॉइंट के लिए हो जाएगी FO प्लस FE, सही बात है। और अगर मैं नियर पॉइंट के लिए बात करूं, नियर पॉइंट, तो नियर पॉइंट के लिए हो जाएगी FO प्लस DFE अपॉन D प्लस FE। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये हो गया नियर पॉइंट, ये हो गया फार पॉइंट। और हम ट्यूब लेंथ क्या बात कर चुके हैं, ट्यूब लेंथ मतलब क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीस। तो बेटा वही सब बातें हैं, कोई खतरनाक चीज नहीं है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट से। हाँ जी, तो बेटा बेसिकली टेलीस्कोप काम क्या आता है, सब बड़ा सा टेलीस्कोप होता है, उससे हम लोग बाहर बहुत कुछ देखते हैं आसमान के अंदर, और इधर उधर दूर की चीज़ें भी दिखाई देती है, चांद वांद भी देख लेते हैं। रियल चांद की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, असली चांद हम लोग उस पर देख लेते हैं टेलीस्कोप में, है ना। और भी कुछ हॉस्टल में छत पे खड़े होकर कुछ इधर उधर देखना हो तो हम लोग टेलीस्कोप की मदद से देख सकते हैं। अब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि भैया जो टेलीस्कोप है, अब जो टेलीस्कोप है ये बड़ा ही वाहियात टेलीस्कोप है। जैसे मान लीजिए टेलीस्कोप किसी साइंटिस्ट ने बनाया और बना के इसको किसी को दे दिया कि लो भैया मार्केट में बेचो शानदार तरीके से। मार्केट वाले ने किसी स्टूडेंट को बेच दिया, अब स्टूडेंट ले आके टेलीस्कोप से कुछ भी देख रहा है तो उसको क्या है ना, इमेज उल्टी दिखाई दे रही है। इमेज दिखनी कैसी चाहिए थी, सीधी। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो इमेज बन रही है वो उल्टी दिख रही है। दिमाग खराब हो गया ग्राहक का, यही क्या हो गया यार, ये कोई तरीका है। वो जो स्टूडेंट खरीद के ले गया था उसको भयंकर दिमाग खराब हो गया, उसको सब कुछ उल्टा दिखता है इसके अंदर। तो क्या फायदा ऐसी चीज का, है ना। तो हमें ऐसा टेलीस्कोप चाहिए जो सीधा दिखाए, मतलब इमेज को कम से कम सीधी रखे। तो उसके लिए फिर हम लोगों ने एक और टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया, जिसका हम लोगों ने क्या करा, हमने सेम तरीके के कंडीशन उसमें रखी गई। कैसे सर, देखो वहां पे हमने एक ऑब्जेक्टिव लिया, एक यहां पर आईपीस लिया, दिस इज आईपीस, दिस इज ऑब्जेक्टिव, और बीच में लगाया क्या, बीच में लगाया एक लेंस। इस लेंस का नाम रखा हम लोगों ने इरेक्टिंग लेंस। ये क्या काम करेगा, ये उल्टी इमेज को सीधी कर देगा। आई मेरी बात समझ में। तो बेटा हो क्या रहा है बेसिकली, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसे पैरेलैक्सियल रेज आई, ये पैरेलल भी थी बट नॉट पैरेलल टू फोकल लेंथ, सॉरी नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे उसकी इमेज बनी H डैश। गेटिंग माय पॉइंट। अब इसकी ट्यूब लेंथ को कुछ ऐसे रखना है, ये जो इरेक्टिंग लेंस है इसकी मान लीजिए FR है, इसकी FE है, इसकी FO है फोकल लेंथ। बेटा बात ध्यान समझिएगा। तो मैं कह दूंगा यहाँ पे कि ये जो डिस्टेंस होगी ये FO होगी, तो ये कितनी। अब हमें क्या करना है, कुछ इसकी जो ट्यूब लेंथ है कुछ ऐसे सेट करनी है, इसकी पोजीशन ऐसे सेट करनी है कि जो पहली इमेज बनेगी ऑब्जेक्टिव से वो फोकल लेंथ तो बनेगी ऑब्जेक्टिव के FO पे। बेटा फोकल लेंथ होने के बाद यहां से ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ FR के बराबर। सर इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो इमेज बनी, इस इमेज की यहां पर दोबारा से एक और इमेज बन जाएगी, है ना। और कितने डिस्टेंस पे बनेगी, सेम डिस्टेंस पे जितनी पर ये है, मतलब 2FR पे, 2FR पे होगी तो 2FR पे बनेगी। साइज में कोई फर्क नहीं आएगा, मैग्निफिकेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा मैग्निफिकेशन में कोई चेंज नहीं आया इस इरेक्टिंग लेंस को लेने की वजह से। बस फायदा क्या हुआ कि इस इरेक्टिंग लेंस ने इस इमेज को उल्टी की जगह सीधा कर दिया। गेटिंग माय पॉइंट। कुछ ऐसा कर दिया इसको इन्होंने इस प्रकार से। अरे आ रही है मेरी बात समझ में। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अब ये क्या काम करती है, ये काम करती है भैया, ये जो इमेज है उसी को, जो भी आईपीस को इमेज दिखेगी उसको बड़ा कर देगी सेम मैग्निफिकेशन में। अगर इमेज पहले से ही उल्टी थी तो उल्टी करके बड़ा कर देगी, मतलब उसको और बड़ा कर देगी, उल्टी करके नहीं, वैसे ही बड़ा कर देगी। और अगर सीधी थी तो सीधी को ही बड़ा कर देगी। अरे समझ में आ रहा है ना। तो भैया दिस इज द फाइनल इमेज फॉर्म्ड। अब आईपीस की वजह से दो जगह बन सकती है, कहां पे, इन्फिनिटी पे और फार पॉइंट पे, सॉरी इन्फिनिटी पे और नियर पॉइंट पे। तो बेटा ये डिस्टेंस हो जाएगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द आईपीस, ये हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ FR। तो ये जो अपन ने टेलीस्कोप में कुछ चेंजेस किए हैं,
इसके कारण इस टेलीस्कोप में अगर किसी चीज में चेंज आएगा तो वो है ट्यूब लेंथ। ट्यूब लेंथ हो जाएगी FO प्लस 2FR 2FR, तो 4 टाइम्स ऑफ FR प्लस ये कितना हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा ये हो जाएगा हमारे पास में ट्यूब लेंथ। क्या हो जाएगा? ट्यूब लेंथ। सिमिलरली मैं यहां पे और क्या बोल सकता हूं? मैं यहां बोल सकता हूं कि जो मैग्निफिकेशन रहेगा इट विल रिमेन सेम। जो पुराने तक की मैग्निफिकेशन चेंज आया ही नहीं, बस वो प्लस हो जाएगा माइनस की जगह। तो यहां पे कितना हो जाएगा बेटा? उसका कितना था? उसका था नियर पॉइंट के लिए, नियर पॉइंट। तो नियर पॉइंट के लिए जो मैग्निफिकेशन आएगा वो आएगा अपना FO अपॉन FE 1 प्लस FE अपॉन D। सिमिलरली यहां मैग्निफिकेशन आएगा FO अपॉन FE फार पॉइंट के लिए, फार पॉइंट के लिए मैग्निफिकेशन कहां आएगा? FO अपॉन FE। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा ये मैग्निफिकेशन होगा नियर पॉइंट के लिए, हो जाएगा फार पॉइंट के लिए, ये सब बातें हो जाएंगी। टेरेस्ट्रियल, इसको टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप बोलते हैं, इसको रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप बोलते हैं। कोई खतरनाक चीज नहीं है, नाम है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। तो इसको फटाफट से नोट डाउन कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। भाई क्वेश्चन नोट डाउन करो फटाफट से, जल्दी से पूरा। हाँ जी बेटा, क्या बोला गया है? मैग्निफिकेशन हो जाएगा FO अपॉन FE, है ना। उसने बोला क्या है? जो एंगुलर साइज है इमेज की, वो सॉरी ऑब्जेक्ट की, वो ऑब्जेक्ट की जो एंगुलर साइज है ऑब्जेक्ट के लिए वो 2 डिग्री दे रखी है। इमेज की ऑब्जेक्ट एंगुलर साइज पूछी है, वो कितनी हो जाएगी? तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा? मैग्निफिकेशन हो जाएगा FO की वैल्यू किसके बराबर है? FO की वैल्यू है 60, FE की वैल्यू है 5, इक्वल टू मैग्निफिकेशन विच इज थीटा आई अपॉन थीटा ओ। तो भाई साहब थीटा आई की वैल्यू हो जाएगी कितना? सॉल्व करने से आएगा 12, 12 मल्टीप्लाई बाय थीटा ओ 2, आंसर हो जाएगा 24 डिग्री। खत्म, सिंपल। नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट से। हाँ भाई, तो फटाफट फटाफट कुछ और अपन लोग यहाँ पे जल्दी जल्दी से कुछ और टेलीस्कोप देख लेते हैं। तो एक है कैसेग्रेन टेलीस्कोप, बड़ा अजीब सा नाम है बेटा, फ्रेंच नेम है कैसेग्रेन टेलीस्कोप। तो जितना अजीब इसका नाम है उतना अजीब टेलीस्कोप नहीं है। टेलीस्कोप तो अपना फैमिलियर ही है। हमें करना क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोगों को इस तरह का एक सिस्टम लेना है जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे एक आईपीस लगा के रखा है। दिस इज द आईपीस। जल्दी से सुनते रहो, ऐसा कोई खतरनाक चीज़ नहीं है बेटा। लाइट यहाँ पे गिरेगी इस तरह से, यहाँ पे एक पैराबोइडल मिरर लगा रहता है, तो इस तरह से लाइट यहाँ गिरेगी। यहाँ पे एक कॉन्वेक्स मिरर लगा रहता है, इस पे गिरेगी। इस पे गिरने के बाद एक लाइट इधर से भी आएगी, वो इस पे गिरेगी, ऐसे करके, ठीक है। या नहीं, ऐसे तो नहीं है एग्जैक्टली, थोड़ा सा डायग्राम ऐसा बना दिया, ऐसे करके ऐसे कहीं गिरेगी और उसके बाद फिर वो रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली जाएगी। तो इमेज समथिंग यहीं कहीं बन रही थी। गेटिंग माय पॉइंट। तो इसमें भी ऐसे कोई खतरनाक चीज़ नहीं है, बस इसका मैग्निफिकेशन जो होगा वो हो जाएगा FO अपॉन FE। मतलब इसका भी मैग्निफिकेशन FO अपॉन FE ही होगा, वो भी नेगेटिव में होता है इसका मैग्निफिकेशन भी। और ऐसे कोई बहुत खतरनाक चीज़ ये नहीं है। ये जो मिरर है ये ऑब्जेक्टिव होता है, आईपीस इसका आईपीस ही रहता है, उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। गेटिंग माय पॉइंट। तो आप इसके मैग्निफिकेशन को फटाफट से लिख सकते हो। कैसेग्रेन नाम का ये टेलीस्कोप है, जल्दी से फटाफट से इसको लिख लीजिए। हाँ जी बेटा, इसमें नेक्स्ट एक और है गैलीलियन टेलीस्कोप।
एक तो इनकी स्पेलिंग्स इतनी खतरनाक, गैलीलियन टेलीस्कोप्स। तो इन भैया का टेलीस्कोप क्या था, इन भैया के टेलीस्कोप में क्या था, एक तो हमारे पास जैसा नॉर्मल लेंस था वैसा ही था, बस एक यहाँ पे उन लोगों ने कन्वर्जिंग की जगह डाइवर्जिंग लेंस लगा दिया, आईपीस। तो आईपीस जो है वो डाइवर्जिंग हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा इस तरह से यहाँ पे एक आईपीस था, यहाँ पे क्या ले लेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे ऑब्जेक्टिव। इसका जो यहाँ पे मैग्निफिकेशन आएगा वो भी FO/FE आ रहा है और पॉजिटिव में आ रहा है। इमेज जो है वो इरेक्ट बनती है, वर्चुअल बनती है, एनलार्ज्ड बनती है। तो इमेज जो है वो वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज बनती है, एनलार्ज इमेज बनती है। ये सब कहानी है इमेज की। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये हो गया अपना गैलीलियन टेलीस्कोप। बेटा इसका रे डायग्राम किस प्रकार से हम लोग लेते हैं, ऐसे रे डायग्राम लेते हैं, यहाँ से रेज आती है कुछ इस प्रकार से, यहाँ जाके मिलेंगी और यहाँ जाके मिलने की इनको बहुत ख्वाहिश थी लेकिन नहीं मिल पाई, ऐसे निकल गई। तो बेटा यहाँ पे आंखें लगी हुई है, इस आंखों ने सब कुछ देखा, इस आंखों ने क्या देखा, इमेज को देखा, ऑब्जेक्ट की जो बनी है। इस लेंथ को अपन लोग L लेंथ बोल देते हैं। ये जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ थी ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ थी ये बन जाएगा हमारे पास में, क्या बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आईपीस की फोकल लेंथ। तो जो L की वैल्यू हो जाएगी वो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ प्लस आईपीस की फोकल लेंथ हो जाएगी विथ साइन। सर L ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि L की वैल्यू बेटा यहाँ से यहाँ तक की है, हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक पता है FO है और यहाँ से यहाँ तक पता है FE है, तो FO माइनस FE। सर माइनस तो करा ही ना, प्लस लिखा है, तो बेटा वो माइनस ये, क्योंकि FE की वैल्यू ऑटोमेटिक यहाँ पे नेगेटिव आएगी क्योंकि दिस इज डाइवर्जिंग लेंस, है ना। अब कुछ भी बुक्स में यहाँ कनकेव लेंस लिखा होता है बट वो एक्चुअली डाइवर्जिंग लेंस है। गेटिंग माय पॉइंट। तो हम लोग यहाँ पे डाइवर्जिंग बाई कनकेव लेंस है ना, तो डाइवर्जिंग लेंस है, तो वो हम डाइवर्जिंग लेंस यूज करते हैं जहाँ पे फोकल लेंथ की वैल्यू नेगेटिव आती है। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा अलग अलग प्रकार के टेलीस्कोप ये हो चुके हैं। अब फटाफट से अपन लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे एक और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की तरफ जिसका नाम है कैमरा। तो आइए फटाफट से कैमरे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो बेटा जो नया इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है कैमरा। अब ऐसा नहीं है कि हमें पूरे कैमरे की इंजीनियरिंग करनी है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, बस हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ कुछ भी नहीं होता है, यहाँ सिर्फ एक कन्वर्जिंग लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस, जिसकी हम लोग जनरली भाषा में बहुत बात करते हैं। ये F हो जाएगा, ये 2F हो जाएगा। ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा इन्फिनिटी से 2F के बीच में ही रखना है, तभी ये कैमरा उसको कैप्चर कर पाएगा, अदरवाइज वो कैप्चर नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग सिर्फ उसी कंडीशन में कैप्चर कर सकते हैं इमेज को बड़ी है ना, जब यहाँ पे वो रियल इमेज बने, क्योंकि स्क्रीन पे तभी आएगी। तो बेसिकली होता क्या है, कैमरे का सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे एक लेंस लगा होता है, एक ही सिंगल लेंस लगा होता है बेटा। उसके बाद यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो एरिया है इसको हम लोग ये एरिया बोलते हैं इसका, या फिर एपर्चर बोलते हैं कि कितना लेंस खुलेगा, यहाँ पे कितना उसका पार्ट ओपन रहेगा, कि कितना एरिया, मतलब इसे बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ एक्सपोजर भी बोल सकते हैं इसको। उसके बाद बेटा पीछे लगी होती है स्क्रीन, ऐसे स्क्रीन लगी होती है। अगर आपके घर में कैमरा हो तो खोल के देख लीजिएगा, आगे एक लेंस लगा होता है, पीछे एक स्क्रीन लगी होती है। स्क्रीन पे जो इमेज है वो छप जाती है। तो इस प्रकार से ऐसी कोई इमेज बनती है यहाँ पे जो कि एज इट इज स्क्रीन के ऊपर कैप्चर होती है और उसी को हम लोग छाप लेते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। इंप्रेशन स्क्रीन पे गिरता है और वो इमेज वहाँ पे कैप्चर हो जाती है। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा इसका एक्चुअली किस प्रकार से हम लोग इसको लिखेंगे वो समझते हैं हम आगे। एक्चुअली क्या होता है ना, यहाँ पर कैमरे के लिए जो क्वेश्चंस हमारे बनते हैं वो बनते हैं इंटेंसिटी पे। तो एक होता है इंटेंसिटी, एक होता है एस, एक्सपोजर एरिया ऑफ लेंस, एक्सपोजर एरिया ऑफ लेंस। एक होता है टाइम, कितने टाइम तक एक्सपोजर हो रहा था। तो ये तीन चीजें जो होती है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि भैया इंटेंसिटी को अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई करके टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो कांस्टेंट आना है, ऑब्वियस बात है। गेटिंग माय पॉइंट। तो भैया वो कांस्टेंट आ जाएगा IST। अब यहाँ पे दो तीन चीजें होती हैं, यहाँ पे सिंपल चीज क्या होती है, अगर मैं I को तो I मान लूँ,
बेटा एस को हम लिख सकते हैं डी का स्क्वायर या फिर ए का स्क्वायर। अब सर डी क्या होता है? डी है डायमीटर ऑफ द एपर्चर, मतलब एपर्चर का कितना डायमीटर है। तो डी को हम लोग एपर्चर भी बोल देते हैं कई बार, एपर्चर। तो डायमीटर यहाँ पे एपर्चर की बात, मतलब डायमीटर की बात हो रही है बेटा। तो एक्चुअली होगा क्या, जैसे मान लीजिए कि इफ इंटेंसिटी इज कांस्टेंट, व्हाट आई कैन राइट कि डी स्क्वायर इंटू टी इज इक्वल टू डी वन स्क्वायर इंटू टी वन बराबर डी टू स्क्वायर इंटू टी टू। एक तो ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आएगा, या फिर मैं कह सकता हूँ कि जो टाइम आएगा T1 या T बोल देते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर। वो टाइम जो होगा 1/d स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, सॉरी 1/d स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, d स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। या मैं कह सकता हूँ कि जो टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/एपर्चर के स्क्वायर के। गेटिंग माई पॉइंट? अबे आ रहा है ना। अब यहाँ पे एक और कंडीशन ये होती है कि मान लीजिए कि हमारे पास में इंटेंसिटी कांस्टेंट नहीं थी, हमारे पास में एपर्चर कांस्टेंट था, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे कि इफ d इज कांस्टेंट। अगर d कांस्टेंट होगा या किसी सेम d के लिए बात करेंगे तो व्हाट आई कैन राइट कि I1 T1 इक्वल्स टू I2 T2। गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा कैमरे में कुछ कुछ दो चार बातें हैं जो हम लोग को याद रखनी है, इन्हीं पे सवाल आते हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल से सवाल आते हैं। इसमें एक सिंपल सी बात और याद करनी होती, दैट इज एफ नंबर। एफ नंबर क्या होता है सर? एफ नंबर होता है कैमरे का फोकल लेंथ डिवाइडेड बाय एपर्चर ऑफ द कैमरा। अबे सही बात है ना। तो एफ नंबर बोलते तो फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा है ना, डिवाइड बाय एपर्चर ऑफ द कैमरा, इसी को हम लोग बोलते हैं एफ नंबर। आई मेरी बात समझ में? तो इसी के ऊपर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे बात हो रही है, अब फोकल लेंथ तो जैसे कांस्टेंट है, तो व्हाट आई कैन राइट कि एफ नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/एपर्चर। तो बेटा मेरी बात ध्यान समझिएगा, तो यहाँ पे 1/एपर्चर का स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ नंबर का स्क्वायर भी हो सकता है। और ये टाइम कौन सा है? एक्सपोजर टाइम। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसको पूरे को आपको नोट डाउन करना है फटाफट से, उसके बाद फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। जल्दी से पहले नोट डाउन कीजिए। हाँ भाई, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से, तो क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए जल्दी से, फटाफट से क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, बड़ा सवाल में क्या पूछा है? कुछ भी नहीं पूछा। कैमरे के अंदर आपको फोकल लेंथ दे रखी है। फोकल लेंथ कितनी दे रखी है इन लोगों ने? 1 मीटर कैमरे की फोकल लेंथ इन्होंने दे रखी है। और जो एपर्चर दे रखा है, एपर्चर डायमीटर, वो हमें दिया हुआ है कितना? वो दिया हुआ है 20 mm का। गेटिंग माय पॉइंट? 20 mm का हमको एपर्चर डायमीटर गिवन है इसमें कैमरा लेंस में। तो एफ नंबर पूछा गया है, तो भैया एफ नंबर कितना हो जाएगा? फोकल लेंथ अपॉन एपर्चर। तो फोकल लेंथ कितनी है? 1 मीटर। इसको अगर हम लोग mm में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1000। देखो 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर 1000 mm डिवाइडेड बाय 20 mm। तो भैया काट देंगे इसको तो कितना हो जाएगा? 50 नंबर ऑफ एफ नंबर हो जाएगा सवाल में। आई मेरी बात में? सिंपल सिंपल सवाल आते हैं। तो एक काम कीजिए, फटाफट से जल्दी से एक और सवाल लिखिए, जल्दी से फास्ट। हाँ जी, तो बेटा क्या पूछा है इन लोगों ने? इन्होंने बोला है कि जब एपर्चर डायमीटर की वैल्यू जब मान लीजिए एफ थी, तो जो एक्सपोजर टाइम था वो 1/100 दे रखा है। अगर हम लोगों को सेम इंटेंसिटी के लिए पूछा जाए कि डी की वैल्यू अगर मैं f/2 कर दूंगा तो टाइमिंग की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा बेटा? यहाँ पे मैं लिख दूंगा टाइम मुझे यहाँ पे निकालना है। तो फटाफट से इसको आप सोल्व कीजिए जल्दी से, फिर हम लोग इसको आगे करते हैं। हाँ जी, तो
एक्चुअली है क्या, सवाल में क्या था कि डी स्क्वायर इंटू टी इज कॉन्स्टेंट। तो बेटा डी कितना है, डी की वैल्यू है एफ का स्क्वायर इंटू टाइम इज 1/100 इज इक्व टू, जब एफ का स्क्वायर बाय 4 मल्टीप्लाई बाय टाइम का टी स्क्वायर, तो एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टी स्क्वायर हो जाएगा 400 एंड टी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 20 सेकेंड। यहाँ से 4 की वैल्यू इधर चली जाएगी और टी की वैल्यू लिख देंगे हम लोग 20, नहीं सॉरी एक छोटी सी मिस्टेक हो गई बेटा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर बराबर 4/100, तो मैं सोचूं ऐसी मिस्टेक कैसे हो गई, 4 ऊपर चल जाएगा 100 नीचे चल जाएगा, टी स्क्वायर बराबर 4/100, तो टी की जो वैल्यू हो जाएगी बेसिकली वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2/10। दिस इज द आंसर। आई मेरी बात समझ में? तो इस तरह सिंपल से बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, तो बेटा अब जो लास्ट इसमें टॉपिक में बचा है इस चैप्टर के अंदर वो है आइस के बारे में पढ़ना। तो डिफेक्ट ऑफ आइस के बारे में हमारे लिए पढ़ना जरूरी है। हालांकि आप लोगों के लिए सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को सब चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़नी होती है एज अ मेडिकल स्टूडेंट भी। बट आइस के बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी हम लोग यहाँ पे ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ लेते हैं वो है कि आइस के हम लोग डिफेक्ट यहाँ पे पढ़ते हैं। तो बेटा 2 प्रकार के डिफेक्ट यहाँ पे होते हैं, एक मायोपिया होता है, एक हाइपरमेट्रोपिया होता है। तो व्हाट डज मीन बाय मायोपिया? मायोपिया का क्या मतलब होता है? या शॉर्ट साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस, इसको हम लोग बोलते हैं नियर साइटेड नियर साइटेडनेस की हम लोग बात करते हैं। तो मायोपिया की हम बात करेंगे नियर साइटेडनेस, मतलब पास की चीजें तो दिख सकती है लेकिन दूर की चीजें देखने में प्रॉब्लम होती है। जैसे मान लीजिए कोई आंख है जिसको पास की चीजें दिखाई देती है लेकिन दूर से जब कोई रे आती है तो वो क्या होती है, वो रे पहले ही यहाँ पे आके ऐसे आके इमेज बनती है, उसकी पहले ही बन जाती है रेटिना से पहले। तो ये जो इमेज है ये रेटिना पर ढंग से नहीं फॉर्म कर पा रही है, तो उसकी इमेज जो है ब्लर हो जाती है, तो वो दूर के डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के इमेजेस को नहीं देख पाता है। इसको करेक्ट करने का क्या तरीका होता है बेटा? करेक्ट करने का तरीका कुछ भी नहीं सर, सिंपल सी बात है, यहाँ पे लेंस लगाइए और यहाँ पे जो लेंस लगेगा वो कौन सा लगेगा, एक हमारे पास में डाइवर्जिंग लेंस लग जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो रे होती है वो वहीं के वहीं जाके फॉर्म करेगी जहां उसको फॉर्म करना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा यहाँ पे जो कन्वर्जिंग लेंस यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस हमारे यहाँ पे लगाते हैं तो उसकी पावर जो आएगी वो नेगेटिव यहाँ पे होनी चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? सिमिलरली अगर मैं आगे की बात करूं तो आगे मैं देखूंगा यहाँ पर कि भैया जैसे मान लीजिए रे आ रही है यहाँ पे और इस तरह से भी रे आ रही है, मतलब ऐसा नहीं, तेरे पास से मान लीजिए पास से रे आ रही है 2, है ना बेटा, ऐसे मत लीजिए, इनको पास से 2 रे आ रही है, तो होगा क्या कि ये रेज जो है वो पीछे जाके कहीं मीट करेंगी, रेटिना के भी पीछे, ठीक है। तो इसको पास के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाता, जब पास के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाते तो फिर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर एक कन्वर्जिंग लेंस पहले ही लगा देते हैं इस प्रकार का, और ये पास के ऑब्जेक्ट की से जो रेज आती है उनको ऑलरेडी हल्का सा कन्वर्ज कर देता है और बचा हुआ अपने जो आइस की आंखों की जो लेंस होती है वो उसको बचा हुआ कन्वर्ज कर देती है। गेटिंग माय पॉइंट? तो कन्वर्जिंग लेंस है इसलिए फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव होती है, इसलिए इसका पावर भी पॉजिटिव आता है। तो इसका करेक्शन है बेटा, ये इसका करेक्शन है नेगेटिव का। और डिफेक्ट से मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया आप लोग इनके बारे में अच्छे खासी आपको जानकारी होती है, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया है, बस एक छोटी सी जानकारी दे दी कि हाँ भाई इस प्रकार से हम लोग इसमें कन्वर्जिंग इसमें डाइवर्जिंग लेंस का यूज़, सॉरी इसमें कन्वर्जिंग इसमें डाइवर्जिंग लेंस का यूज़ करते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं, क्योंकि चैप्टर ये जो लेक्चर है वो भी बहुत लंबा हो चुका है और चैप्टर भी हमारा ऑलमोस्ट बहुत लंबा हो चुका है। तो बेटा इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने लगभग सारी चीज़ें देख ली है। कुछ भी आप लोग को लगे ऐसा कि सर मुझसे ये नहीं हो पा रहा है या मुझे इसमें डाउट आ रहा है, आप बिंदास आके मुझसे पूछिए और डाउट अपना क्लियर कीजिए। इसके अलावा अपनी शीट्स आप सारी कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।